अस्सलाम वालेकुम। तो जो आज हमारा थ्रोट का टॉपिक है ना वो है लेरिंग्स और ट्रेकिया। ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है थ्रोट का वो लेरिंग्स और ट्रेकिया। इसके अंदर से सवाल आना ही आना है आपका। ठीक है ना। तो इसके अंदर से इसके एनाटॉमी का ना जानना ज़रूरी है ताकि आपको आगे इसकी डिजीज़ समझ जा सके। ठीक है ना। सबसे पहले इसकी एनाटॉमी ये देख लें कि 3rd to 6th जो हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा है उनके ऑपोजिट प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। और जो अडल्ट होते हैं ना उनके अंदर लेरिंग्स का लोअर बॉर्डर है वो C6 वर्टिब्रा तक जाता है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कार्टिलेज का एक कार्टिलेज का बॉक्स हमें ये पता है। ठीक है ना। उसके अंदर हमने पढ़े थे कि 6 कार्टिलेज होते हैं जिसमें 3 पेयर्ड होते हैं हमारे और 3 अनपेयर्ड होते हैं। अब 3 पेयर्ड कौन कौन से होते हैं उसमें थायराइड होता है, क्रिकोइड होता है और एपिग्लोटिस होता है। ठीक है। अगर आप ये देखेंगे ना 319 पेज के ऊपर 56.1 जो फिग बनी हुई है। ठीक है। इसके अंदर सबसे ऊपर आपका एपिग्लोटिस है। ठीक है ना। एपिग्लोटिस आपको पता है किस तरह डोम शेप सा कार्टिलेज होता है जिसने आपका जब आप खाना खाते हैं ना तो फूड को एंटर होने से बचाना होता है जिसमें। ठीक है ना। वो आपका मेनली एपिग्लोटिस वहाँ पे मेन रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है। एपिग्लोटिस के नीचे आप थोड़ा सा देखें तो आपको 2 कार्टिलेज ब्लू कलर के नज़र आ रहा है जिनको हम कहते हैं थायराइड कार्टिलेज। ठीक है ना। ये है एक ही कार्टिलेज इन 2 सेगमेंट है इसके जो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं ना तो इनके दरमियान में एंगल बनता है। ठीक है ना। जो फीमेल्स के अंदर इनका एंगल है ना दोनों एला का वो 120 डिग्री होता है और जबकि मेल के अंदर जो एंगल है ना वो 90 डिग्री होता है जिसकी यही वजह है कि मेल के अंदर जो तुम्हारा थायराइड कार्टिलेज है ना बाहर की तरफ से बल्ज हुआ होता है। ठीक है। अब अगर आप थायराइड कार्टिलेज के नीचे देखें ना एक रिंग बनी हुई है लाइट ब्लू कलर की ना रिंग से शेप कार्टिलेज बना हुआ है वो आपका है क्रिकोइड कार्टिलेज। ठीक है ना। तो 3 कार्टिलेज आपके हैं जो अनपेयर्ड है यानी सिंगल होते हैं एपिग्लोटिस, थायराइड कार्टिलेज और क्रिकोइड कार्टिलेज। ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं हमारे अब 3 कार्टिलेजेस और हैं जिसमें से अरिटेनॉइड कार्टिलेज है, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज है और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज है। ठीक है। ये अगर आप अगले सफ़े पे आ जाए ना तो आप देखेंगे जो आपका क्रिकोइड कार्टिलेज है ना उसके ऊपर उन्होंने 2 ब्लू कलर के दिखाए हुए हैं, एक रेटिनॉइड कार्टिलेज दिखाया हुआ और एक कॉर्निकुलेट कार्टिलेज दिखाया हुआ है। और जो क्यूनिफॉर्म होते हैं ना वो आपके अंदर की तरफ होते हैं तो वो बाहर से नज़र नहीं आते। ठीक है ना। तो ये हैं आपके कार्टिलेज। इसमें आप बस ये याद रखना कि कौन से पेयर्ड हैं और कौन से अनपेयर्ड हैं। और इसमें जो रेटिनॉइड कार्टिलेज है ना इसके पोस्टीरियर प्रोसेस के साथ आपके वोकल कॉर्ड्स अटैच हुए होते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाए जी एक चीज़ और यहाँ और याद रख लीजिएगा जो आपके थायराइड, क्रिकोइड और एडिटेनॉइड कार्टिलेजेस है ना ये हेलाइन कार्टिलेज होते हैं। ठीक है ना। जबकि बाकी जो एपिग्लोटिस, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस है ना वो आपके इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज है। ठीक है ना। ये एमसीक्यूज आ जाता है कि कौन से कार्टिलेज है जो हेलाइन कार्टिलेज है यानी थायराइड, क्रिकोइड और एडिटेनॉइड जो आपका ये हेलाइन कार्टिलेज है। ठीक है। ये एनाटॉमी से एमसीक्यूज ही आ सकता है, सवाल नहीं आया हुआ कोई पास पेपर के अंदर और उम्मीद है आएगा भी नहीं। ठीक है ना। उसके बाद 2 जॉइंट्स होते हैं इसके अंदर, एक होता है आपके क्रिकोरेटिनॉइड जॉइंट और दूसरे आपके होते हैं क्रिकोथायरॉइड जॉइंट। ठीक है ना। यानी कार्टिलेजेस के दरमियान ही है जॉइंट। ठीक है। उसके बाद रेंजियल मेम्ब्रेन्स आपकी। ठीक है ना। एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन्स होती हैं और इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन्स होती हैं। 3 आपकी हैं जो एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन्स है। एक तो थायरोहायोइड है ये तकरीबन काफ़ी बड़ी है जो मेन आपको बाहर से नज़र आ जाती है। ठीक है। यानी आपके ऊपर हायोइड बोन और नीचे जो आपके थायराइड कार्टिलेज के दरमियान में एक मेम्ब्रेन है ना ये अगर आप 56.1 पे देखें तो ये सारी आपके थायरोहायोइड मेम्ब्रेन है। ठीक है। दूसरी मेम्ब्रेन जो है आपकी वो क्रिकोट्रेकियल है यानी जो आपके क्रिकोइड कार्टिलेज जो सबसे नीचे आपका कार्टिलेज है उसको जिसने ट्रेकिया के साथ जोड़ा होता है ना उसको हम ट्रेकियल मेम्ब्रेन कहते हैं। तीसरी जो है ना वो असल में एक लिगामेंट है जो आपके एपिग्लोटिक जो आपका है ना उसको लिंक करती है हायोइड बोन के साथ। ठीक है ना। हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट हम इसको कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन्स। इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन में एक तो आपकी क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन है। ठीक है। जिसने क्रिकोइड कार्टिलेज को आपके वोकल मेम्ब्रेन के साथ अटैच किया होता है या वोकल कॉर्ड के साथ अटैच किया उसको क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाती है दूसरी जो है वो है क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन। ठीक है ना। अब क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन जो है ना ये अगर आप तस्वीर देखें ना 56.3 तो देखें आपके जो ये ऊपर एक सबसे ऊपर हायोइड बोन के नीचे उन्होंने थायराइड कार्टिलेज दिखाए हुए हैं। थायराइड कार्टिलेज के बाद एक फोल्ड्स बन रहे हैं दोनों साइड में ना फोल्ड्स वेस्टिब्यूलर फोल्ड्स। ठीक है। इनके दरमियान में देखें आपको क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन उन्होंने दिखाई हुई है। ठीक है ना। यहाँ पे आपकी क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है ना। क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन आपकी क्या होती है जी लोअर बॉर्डर
फॉर्म द वेस्टिबुलर लिगामेंट विच लाइज इन द फॉल्स कॉर्ड, ठीक है ना। यानी ये जो फोल्ड आपके यहाँ पे बने हुए ना, इनको वेस्टिबुलर फोल्ड भी कहते हैं हम, या फिर इनको हम फॉल्स वोकल कॉर्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो इनके दरमियान में जो मेम्ब्रेन हमारी प्रेजेंट है वो क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन है, ठीक है। उनके बाद हमारी तीसरी जो होती है ना वो क्रिकोथायरॉयड लिगामेंट होता है, जिसने आपके क्रिकोइड कार्टिलेज को थायराइड कार्टिलेज के साथ जोड़ना है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आ जाता है जी थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट, ठीक है, जिसने आपका थायराइड कार्टिलेज को एपिग्लोटिस के साथ जोड़ना है, ठीक है ना। उसके बाद मसल्स आ जाते हैं। मसल्स में बस ये याद रखें जी, इंट्रिंसिक होते हैं, एक्सट्रिंसिक होते हैं। उसके अलावा आप देख लीजिए इनमें अबडक्टर होते हैं, एडक्टर होते हैं और टेंसर्स होते हैं। बस इतना काफ़ी, इसमें से कुछ करने वाला नहीं है एमसीक्यूज। उसके बाद कैविटी ऑफ लेरिक्स देख लीजिएगा, सबसे ऊपर जो कैविटी बनेगी उसको हम इनलेट ऑफ लेरिक्स कहते हैं, जो कि जो उसकी ओपनिंग है, ठीक है ना। 56.6 में देखें जो पूरी ओपनिंग नज़र आ रही है, जिसके बैक साइड पे आपका एपिक्लोटिस आ गए, थायराइड कार्टिलेज है, दरमियान में थायराइड मेम्ब्रेन, ये पूरा एक इनलेट सा जो कप शेप बना हुआ ना, इसको इनलेट ऑफ लेरिक्स कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये आ जाता है आपका वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल आपका क्या होता है जी, इनलेट ऑफ लेरिक्स से लेके वेस्टिब्यूलर फोल्ड्स तक जितना आपका एरिया है ना, इसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं, ठीक है ना। वेस्टिब्यूल के बाद आते हैं आपके वेंट्रिकल्स। अब अगर जहाँ पे जिस फिग में आपने 56.3 के अंदर आपने देखा था ना क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन, क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन के नीचे को आप देखेंगे ना, अंदर की जानिब 2 फोल्ड बने हुए हैं, ठीक है ना, उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, लेबल हुए हुए, ठीक है। और ये वेंट्रिकल्स के नीचे जो बाहर को निकली हुई है, प्रोट्रूड की हुई है ना फोल्ड्स, वो होते हैं हमारे ट्रू वोकल कॉर्ड्स। यानी जो ऊपर को आपके 2 फोल्ड हैं वो आपके यहाँ फॉल्स वोकल कॉर्ड्स या जिनको वेस्टिब्यूलर फोल्ड कहते हैं हम, ठीक है। उसके बाद जो नीचे हमारे हैं ना, उसके बाद जो हमारे नीचे हैं, उसके नीचे हमारे अंदर की जानिब जो इनलेट सी बनी हुई है उसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। और उसके नीचे जो दोबारा हमारे फोल्ड्स आ रहे हैं वो हमारे ट्रू वोकल कॉर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद हम चल जाते हैं जी वेंट्रिकल्स के नीचे आपके आ गए हैं सबग्लोटिक स्पेस, ठीक है ना। सबग्लोटिक स्पेस को इंफ्राग्लोटिक लेरिक्स भी कहते हैं, ठीक है। ये आपकी वेंट्रिकल्स के नीचे आएगी। उसके बाद आ रहे हैं हमारे वेस्टिब्यूलर फोल्ड्स, ठीक है। वही जो फोल्ड्स मैंने अभी आपको बताया, वेस्टिब्यूलर फोल्ड्स। वेस्टिब्यूलर फोल्ड्स का दूसरा नाम जो है आपका फॉल्स वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं हम, ठीक है ना। पहले आपको ये नज़र आते हैं, इनके नीचे आपके होते हैं वोकल फोल्ड्स या ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। ये फॉल्स वोकल कॉर्ड भी 2 इन नंबर होते हैं, जो आपका ट्रू वोकल कॉर्ड है ये भी 2 इन नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आपका आ जाता है ग्लोटिस, जिसको रेमा ग्लोटाइडस भी कहते हैं, ठीक है ना। ये लोंगेटेड स्पेस है बिटवीन वोकल कॉर्ड्स एंटीरियरली एंड वोकल प्रोसेसेस एंड बेस ऑफ रेटिनॉइड्स पोस्टीरियरली, ठीक है ना। ये आपका होता है ग्लोटिस पोर्शन। और जो ग्लोटिस के ऊपर जितना एरिया होता है उसको हम कहते हैं सुप्राग्लोटिस, और ग्लोटिस के नीचे जो एरिया होता है हम उसको हम कहते हैं सब ग्लोटिस, ठीक है ना। इट्स अबाउट 24 mm तकरीबन मेल्स के अंदर होता है ये, ठीक है ना। और 16 mm ये वीमेन के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी, ये हमारी तकरीबन स्पेसीज हो गई हैं, ठीक है ना। और जी एपिथेलियम ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन इज द सीलिएटेड कोलमनर टाइप, ठीक है, एक्सेप्ट ओवर द वोकल कॉर्ड्स। यानी वोकल कॉर्ड्स के अलावा जितना बाकी आपका एपिथेलियम है ना म्यूकस मेम्ब्रेन का, वो आपका सीलिएटेड कोलमनर टाइप है, ठीक है। लेकिन जो आपके वोकल कॉर्ड्स और अपर पार्ट ऑफ वेस्टिब्यूल पे है ना, वो आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टाइप है, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिए आप देख लीजिए, ठीक है। और देर आर नो म्यूकस ग्लैंड इन द वोकल फोल्ड, वोकल फोल्ड के अंदर कोई म्यूकस ग्लैंड आपका नहीं होता, ठीक है। उसके बाद इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज है। लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए बस ये याद रखें, ग्लोटिस के ऊपर वाले जो हैं वो उनकी लिम्फेटिक ड्रेनेज अलग है, जो अपर डीप सर्वाइकल नोड्स में जाते हैं। जो आपका इंफ्राग्लोटिस है, जो ग्लोटिस के नीचे वाला हिस्सा है, उसका जो है उसकी वो अलग है लिम्फेटिक ड्रेनेज, वो आपकी प्रीलेरेंजियल है, प्री-ट्रेकियल नोड्स के अंदर जाती है आपकी, ठीक है ना। उसके बाद स्पेसीज आपने नर्व सप्लाई इसकी आगे हम देख लेंगे जब इसका पूरा चैप्टर ही है, ठीक है। उसके बाद आप स्पेसीज ऑफ लेरिक्स में एक प्री एपिग्लोटिक स्पेस होती है। प्री एपिग्लोटिक स्पेस आप क्या है, जो आपका एपिग्लोटिस है, ठीक है ना, और जो आपका थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में एक ना स्पेस बनती है, ठीक है ना। उस स्पेस को हम कहते हैं कि प्री एपिग्लोटिक स्पेस। यानी एपिग्लोटिक का जो आपका है ना, उसके पीछे एक छोटी सी स्पेस प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं प्री एपिग्लोटिक स्पेस। ये आप देखेंगे ना 56.8 के अंदर,
जो आपका एपिग्लोटिस है और जो आपका थायराइड कार्टिलेज है, इसके दरमियान में एक स्पेस बन रही है, इसको कहते हैं प्री एपिग्लोटिक स्पेस, ठीक है। और जो दोनों साइड पे बन रही है उसको फिर हम पैराग्लोटिक स्पेस कहेंगे, ठीक है ना। ये फिगर के अंदर ही आपको दोनों चीज़ें नज़र आ जाएंगी। देखें, आगे थायराइड कार्टिलेज है आपका, ठीक है, पीछे की जानिब आपका एपिग्लोटिस है, और एपिग्लोटिस के दरमियान में जो आपकी स्पेस आ रही है उसको हम कहते हैं जी प्री एपिग्लोटिक, और जो दोनों साइडों में उसको हम कहते हैं पैराग्लोटिक, ठीक है ना। तो ये हमारी दो हो गई। उसके बाद एक होती है रिंकी स्पेस, ठीक है। जो आपके वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, उसके एपिथेलियम होता है, एपिथेलियम के नीचे आपका वही जो हम कहते हैं जी लैमिना प्रोप्रिया या फिर आपका स्ट्रोमा जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो एपिथेलियम और आपका जो लैमिना प्रोप्रिया है उसके दरमियान में एक पोटेंशियल स्पेस होती है, ठीक है ना। अंडर द एपिथेलियम ऑफ वोकल कॉर्ड इज अ पोटेंशियल स्पेस विद स्कैंटी सब एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। इस स्पेस को हम कहते हैं रिंकी स्पेस, क्योंकि इसका रिंकी नाम के एक बंदे ने इसको रिंकी स्पेस कहते हैं, ठीक है ना। और यानी वोकल कॉर्ड्स के एपिथेलियम के नीचे होते हैं ये, लेकिन ये वोकल कॉर्ड्स के अंदर है, ठीक है ना। उसके बाद इसकी डेवलपमेंट करा छोड़ दें, बस इसके अंदर से इतनी इसकी एनाटॉमी काफ़ी है। अब आ जाए चैप्टर नंबर 57 पे, जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है ना। इसके अंदर से भी क्वेश्चन इतना कोई ख़ास तौर पे SCQ नहीं आता, ठीक है ना, लेकिन MCQ के हवाले से हम इसको रीड कर देते हैं। रेंजोट्रेकल ट्रॉमा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि आपके लेरियंस का कोई भी ट्रॉमा हुआ है, ठीक है। ट्रॉमा कौन किस तरह का हो सकता है जी? ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट होता है कि आपका लेरियंस जाके स्टीयरिंग व्हील पे लगा है, या कोई डायरेक्ट बो या किक को लगी है आपको लड़ाई के दौरान में, या फिर जिस तरह वायर या कोई केबल की तार हो, ठीक है, और गुजरते हुए आपको पता नहीं लगा और वो आ गई है, ठीक है। या बाइक चला रहे थे जैसे पतंग के दौरान वो डोर नहीं फिर जाती, इसी तरह छत पे कोई कपड़ों की तार तूर बांधी हुई है और रात का टाइम है, बंदे को पता नहीं लगा और वो जो नेक का उसके साथ स्ट्राइक की है, ठीक है, या फिर वो उसको गला दब गया उसकी वजह से, ठीक है ना। इसको कहेंगे नेक स्ट्राइकिंग इन स्ट्रेच्ड वायर और केबल, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रैंगुलेशन आपको पता है जी, फ्रेंजी का फिनोमेना। उसके बाद पेनिट्रेटिंग इंजरीज, यानी कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट लग गया है या कोई गन शॉट वाउंड हो गया, ये है ट्रॉमा, रेंजोट्रेकल ट्रॉमा, ठीक है। पैथोलॉजी क्या होगी जी? पैथोलॉजी आप देखें, कोई भी चोट लगती है तो सबसे पहले क्या होगा? अगर माइनर है तो सबसे पहले ब्लीडिंग हो जाएगी, हीमाटोमा बन जाएगा, ठीक है, वहाँ पे एडिमा बन जाएगा। अगर थोड़ी ज़्यादा हुई है तो वहाँ पे नीचे स्ट्रक्चर्स टीयर हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। लेकिन जो आपके रेंजर स्ट्रक्चर्स हैं ना, यानी आपके कार्टिलेजेस हैं या आपकी बोन्स हैं, वो इतनी जल्दी फ्रैक्चर्स नहीं होती, ठीक है ना। 40 साल की उम्र के बाद के लोगों में उनका फ्रैक्चर का चांसेस ज़्यादा होता है। नीचे वालों में अब तो ट्रॉमा बहुत सवियर हो फिर फ्रैक्चर होती हैं, इतनी आसानी से फ्रैक्चर नहीं होती, ठीक है। तो अब अगर आप इसकी देखेंगे तो सबसे पहले हीमाटोमा है, नंबर 2 पे टीयर हो सकता है, नंबर 3 पे जाकर डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स हो सकती है। पहले कौन सा जॉइंट डिसलोकेट करेगा? क्रिकोरेटनॉइड जॉइंट। उसके बाद कौन सा कर सकता है? क्रिकोथायरॉइड जॉइंट कर सकता है, ठीक है। नंबर 5 पे जाके आपकी हाइयोइड को बोन का फ्रैक्चर हो सकता है। नंबर 6 पे आपके थायरॉइड कार्टिलेज का फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। उससे भी ज़्यादा अगर सीवियर लगा है तो आपको क्रिकोइड कार्टिलेज तक फ्रैक्चर कर सकता है, ठीक है ना। और अब फ्रैक्चर ऑफ आपके ट्रेकल रिंग्स तक हो सकती हैं। और जब फ्रैक्चर ऑफ ट्रेकल रिंग होगा, जो आपका ट्रेकिया और क्रिकोइड कार्टिलेज आपस में जुड़े हुए थे, क्रिकोथायरॉइड क्रिकोट्रेकियल मेम्ब्रेन या लिगामेंट के ज़रिए, वो भी आपस में सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आ जाएगा, चेंज इन वॉइस, हॉर्सनेस एंड एफोनिया आएगा, ठीक है। पेनफुल और डिफ़िकल्ट स्वेलिंग आएगी, लोकल पेन हो जाएगा, हिमोप्टेसिस हो जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल साइंस क्या होगा? कोई भी चोट लगी है, सब ब्रूज होगा, ब्रेन बना होगा, ठीक है ना। पाल्पेशन से पेन हो रही होगी, ठीक है। सब कुटेनियस एम्फिसीमा भी हो सकता है, यानी एयर ट्रैप हो गई है टीयर्स के अंदर, ठीक है ना। फ्लैटनिंग ऑफ थायराइड प्रोमिनेंस हो सकती है, फ्रैक्चर या डिस्प्लेसमेंट हो सकती है कार्टिलेज जिसकी, बोन क्रेपिटस फ्रेगमेंट्स ऑफ हाइयोइड बोन हो सकती हैं, ठीक है। और सेपरेशन हो सकती है क्रिकोइड कार्टिलेज की ट्रेकिया के साथ। ये आपके आगे क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। इसके अंदर डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसमें आपने यानी एवेल्युएट कैसे करना कि कितनी चोट लगी है, कितना हुआ है ट्रॉमा, ठीक है। उसमें एक तो है कि इनडायरेक्ट रेंजोस्कोपी कर लें, ये होती है आइडियल मिरर के साथ, यानी एक तो मिरर होता है जिसको आप मुंह के अंदर लेके जाते हैं, छोटा सा मिरर होता है, ठीक है ना। जिस तरह हम पोस्टीरियर राइनोस्कोपी करते थे ना, वो मिरर होता है, उसके दरमियान बैंड होता है, ये स्ट्रेट मिरर होता है आइडियल मिरर। इसके ज़रिए हम लेके जाते हैं इसको अंदर, ज़बान टंग डिप्रेसर से टंग को डिप्रेस करते हैं और पीछे लेके जाते हैं इसको, और ये नीचे की तरफ होता है, ठीक है ना। वहाँ से हम इस मिरर के अंदर देख लेते हैं जितना का हमें नज़र आता है, ठीक है।
इसको कहते हैं इनडायरेक्ट रेंजोस्कोपी और रिज्ड एंडोस्कोपी। उसके अलावा आप रिज्ड एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं, ठीक है, देखने के लिए कितना डैमेज हुआ है। उसके अलावा आप फ्लेक्सिबल रेंजोस्कोपी कर सकते हैं थ्रू द नोज, ठीक है ना। ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी ये आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा जो फ्लेक्सिबल रेंजोस्कोपी होती है, ठीक है ना। इसमें आप देख सकते हैं कितना डैमेज हुआ है। उसके अलावा आप सिटी ऑफ द लेनेक्स भी से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव है, ठीक है ना। वो अपने डिपेंड करना कितनी लगी है उसमें। पेशेंट को सबसे पहले तो हॉस्पिटलाइज कर लें, अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है तो वो देखें है या नहीं, ठीक है। उसके अलावा उसको वॉइस रेस्ट दें, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ इंस्पायर्ड एयर इसेंशियल है, ठीक है। स्टीरॉयड थेरेपी दें उसको, अगर एंटीबायोटिक का कवर लगा दें कि अगर कोई नेक्रोसिस या आपको लगता है कि कोई इन्फेक्शन हो सकती है। सर्जरी में अगर आपको लगा है कि ट्रॉमा सवियर था और उसका ब्रीथिंग स्टॉप हो रही है या इस तरह कोई मसला बना, फिर आप ट्रैकियोस्टमी कर दें, ठीक है। उसके अलावा आप ओपन रिडक्शन सर्जरी है जिसके अंदर आपने इंजरी या कोई आपको लगा कि कोई बोन फ्रैक्चर हो गया है या इस तरह कोई मेन डिसलोकेशन हो सकी है, उसके अंदर आप ओपन रिडक्शन करेंगे। लेकिन ये है कि 3 to 5 डेज़ आफ्टर इंजरी करनी चाहिए, लेकिन विदिन 10 डेज़ कर देनी है आपने, ठीक है ना। उसके बाद एक है वेबिंग ऑफ इंटीरियर कमिश्नर कैन बी प्रिवेंटेड बाय अ सिलेस्टिक कील। ये इसको एमसीक्यू के तौर पे याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, कि जो इंटीरियर कमिश्नर है उसकी हम वेबिंग करते हैं, उसकी वेबिंग को हम प्रिवेंट करते हैं किसके साथ, सिलेस्टिक कील के साथ। उसके बाद आ जाता है कम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, लेरेंजियल स्टीनोसिस हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। पेरिकोंड्राइटिस हो सकता है, लेरेंजियल अब्सेस बन सकती है, या फिर आपके वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर से एससीक्यू कोई नहीं है, सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए आपने पढ़ना है, लेकिन अगर एससीक्यू आ जाए तो मैंने करवा दिया। उसके बाद आएगा आपका एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लेरिंक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर से आपके एससीक्यू आते हैं। सबसे पहला जो एससीक्यू आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। पहला टॉपिक है एक्यूट लेरेंजाइटिस, यानी लेरिंक्स की इन्फ्लेमेशन हो गई है और सडन हुई है तो एक्यूट लेरेंजाइटिस है, ठीक है ना। इटियोलॉजी क्या हो सकती है आपको पता है, सबसे पहली तो वजह इन्फेक्शन ही होती है हमेशा इन्फ्लेमेशन की, ठीक है। उसमें कौन सी हो सकती है, वायरल हो सकती है, बैक्टीरियल हो सकती है, लेकिन जब भी वायरल होगी तो साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमें पता हो ही जाती है, ठीक है। तो बैक्टीरियल में कौन सी हो सकती है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, ह्यूमैलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है आपकी है, ठीक है। उसके बाद नॉन इन्फेक्शियस टाइप में क्या हो सकती है, वोकल अब्यूज़ है, ठीक है ना। उसके बाद एलर्जी हो गई है, कोई थर्मल और केमिकल बर्न हो गया है, या फिर कोई लेनक्स के अपने इनहेलेशन इंजेक्शन कर लिया किसी सब्सटेंस की, या कोई लेरेंजियल ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, अच्छा जब भी एक फीचर तो आपने पल्ले बांध ले अपने के, लेनेस का जब भी कोई मसला बनेगा ना, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस लाजमी होगी, क्योंकि मेन वॉइस वॉक्स जो हमारा लेनेस, तो चेंज इन वॉइस या हॉर्सनेस इन वॉइस लाजमी होगी, ठीक है। तो नंबर 1 पे हॉर्सनेस आ गई है, नंबर 2 पे आपका हो सकता है डिस्कम्फर्ट और पेन आ जाए, नंबर 3 पे ड्राई और इरिटेटिंग कफ हो सकती है, लेकिन ये कफ आपकी स्पुटम वाली भी हो सकती है, ठीक है ना, अगर बैक्टीरिया इन्फेक्शन आ जाइए हो। उसके बाद जनरल सिम्टम्स में क्या हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, रोनेस और ड्राइनेस ऑफ थ्रोट हो सकती है, फीवर हो सकता है, लेरेंजाइटिस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में आप सबसे पहले वोकल रेस्ट दें, ठीक है। स्मोकिंग और अल्कोहल इसको प्रिवेंट करें, स्टीम इनहेलर्स यूज़ कर लें, कफ के लिए कफ सेडेटिव कर लें। उसके बाद एंटीबायोटिक कवर लगाएं, ठीक है, कि सेकेंड इन्फेक्शन ना हो जाए। पेन के लिए एनाल्जेसिक्स यूज़ करें, ठीक है ना। उसके अलावा स्टीरॉइड्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा टॉपिक हो गया एक्यूट लेरेंजाइटिस। उसके बाद दूसरे हम जाते हैं एक्यूट एपिग्लोटाइटिस की तरफ, ठीक है ना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है ना वो है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया हुआ है ये पास क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है ना, उसको अच्छे से करना है, ठीक है ना। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस इसको सुप्राग्लोटिक लेरेंजाइटिस भी कहेंगे, यानी लेरेंजाइटिस लेरेंक्स की इन्फ्लेमेशन अगर ग्लोटिस के लेवल से ऊपर है तो उसको हम एक्यूट एपिग्लोटाइटिस कहेंगे, क्योंकि ऊपर हमें पता है कि जो कार्टिलेज है वो एपिग्लोटिस ही होता है, ठीक है। एटियोलॉजी क्या है, 2 से 7 साल के बच्चों को इफेक्ट करता है मोस्टली, ठीक है ना। अडल्ट में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कॉमन किन में है, 2 से 7 साल के बच्चों के अंदर होता किसी वजह से, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी की वजह से होता है, ठीक है ना। उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या आती है, रैपिड प्रोग्रेशन होती है इसके अंदर, ये याद रखनी है। अब्रप्ट और सिम्टम्स आएंगे और रैपिड प्रोग्रेशन होगी। सोर थ्रोट होगा, डिस्फेगिया होगा, डिस्पनिया भी साथ हो सकता है और स्ट्राइडर भी आ सकता है, लेकिन रैपिड प्रोग्रेसिव ये याद रखना कि स्ट्राइडर या डिस्पनिया रैपिड प्रोग्रेसिव होगा। साथ में फीवर हो सकता है 40 डिग्री सेल्सियस और सेप्टिसीमिया हो सकता है, ठीक है। एग्जामिनेशन हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक तो आप इंडायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी कर सकते हैं जिसके अंदर आपको एडिमा कंजेशन ये नज़र आ जाएगी, ठीक है ना।
और उसके साथ आप क्या कर सकते हैं जी, आप लेटरल सॉफ्ट टिश्यू एक्सरे करवा सकते हैं। उसके अंदर आपको थंब साइन नज़र आता है, ठीक है, जो इसका डायग्नोस्टिक फीचर है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्सरे के अंदर आपको थंब साइन नज़र आता है, ठीक है। ट्रीटमेंट इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम हॉस्पिटलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। हॉस्पिटलाइजेशन करें उसको एंटीबायोटिक का दें, एम्पिसिलिन या थर्ड जनरेशन जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है फॉर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। उसके बाद आप स्टीरॉइड्स दे दें, ठीक है, ताकि आपको ट्रेकियोस्टमी ना करनी पड़े, जो एडिमा हो रहा है वो ज़्यादा सवेयर ना हो, ठीक है। उसके अलावा आप एडिक्यूट हाइड्रेशन करें, ह्यूमिडिफिकेशन और ऑक्सीजन सप्लाई दें, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है, जैसे मैंने कहा कि पहले ही रैपिड प्रोग्रेसिव होगा, इसलिए इसकी हॉस्पिटलाइजेशन भी फौरी आपने करनी होती है। और ऑब्स्ट्रक्शन से प्रिवेंट करने के अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा हो रही है, सांस रुक रहा है बंदे का, तो आपने फौरी उसकी ट्रेकियोस्टमी या इंट्यूबेशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एक्यूट लेरेंजियोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एससीक्यू के वाले से, ये है यानी ग्लोटिस से अगर नीचे वाले लेवल में आपकी इन्फ्लेमेशन हो रही है उसको हम कहेंगे एक्यूट लेरेंजियोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, ठीक है। इसमें लेरेंक्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाई इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। एटियोलॉजी क्या है इसकी, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप 1 और टाइप 2 की वजह से हो सकता है, ठीक है। इसकी जो एज ग्रुप है 6 मंथ से 3 ईयर्स के, जो हमारा पहले वाला एपिग्लोटाइटिस था वो था 2 साल से 7 साल के बच्चों के अंदर, ये किस में है 6 माह से लेकर 3 साल के बच्चों को, मेल चिल्ड्रंस को ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है। पैथोलॉजी क्या है जी, पैथोलॉजी में जी लूज टिश्यू जो इनसिप एपिग्लोटिक रीजन है ना वो स्वेल कर जाएगा, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, स्ट्राइडर आएगा, ठीक है ना। अब आ जाती हैं जी सिम्टम्स क्या आएंगे हमारे पास, क्रूपी कफ आएगी, ठीक है ना, जिसको दूसरा नाम बार्किंग सील का लाइक कफ भी कहते हैं, ठीक है। फीवर होगा 39 से 40 डिग्री सेल्सियस, इंस्पायरेटरी टाइप ऑफ स्ट्राइडर होगा, ठीक है। स्ट्राइडर हम आगे पढ़ेंगे कि स्ट्राइडर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद साइंस ऑफ अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे, ठीक है ना। ट्रीटमेंट हमने इसकी क्या करनी है, ट्रीटमेंट आप इसमें हॉस्पिटलाइजेशन करें, ठीक है ना। उसके बाद उसको इन्हेलेशन दें, एडमिनिस्टर इन्हेलेशन, एनेस्थीसिया एंड ऑक्सीजन टू द पेशेंट, आईवी लाइन उसकी सिक्योर करें, ठीक है ना, और लेरेंजियोस्कोपी करें डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। उसके बाद आप उसकी एंटीबायोटिक्स लगा दें, ह्यूमिडिफिकेशन, पारेंटरल फ्लूइड्स, यानी वही ट्रीटमेंट है, स्टीरॉइड्स, एड्रीनालिन लगा देनी है ब्रोंकोडायलेटर के तौर पर, एंड पे अगर आपको ज़्यादा सीवियर लगे इंट्यूबेशन एंड ट्रेकियोस्टमी, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस भी अक्सर पूछ लेते होते हैं, ठीक है ना। हमें ये टर्म के अंदर पूछा था, लेकिन पास पेपर के अंदर वैसे डिफरेंस तो नहीं पूछा, अलग अलग ही है, लेकिन अगर डिफरेंस आ जाए तो नीचे वाला जो टेबल है ये याद कर लेना आपने, ठीक है। काजेटिव ऑर्गेनिज्म आपने पढ़ ली है, एज ग्रुप कौन सा है, पैथोलॉजी क्या है, एक में सुप्राग्लोटिक है, एक में इंफ्राग्लोटिक है या सबग्लोटिक है, ठीक है। ऑनसेट एक में सडन है, एक में स्लो है, फीवर एक में हाई है, एक में लो ग्रेड फीवर है, ठीक है। पेशेंट लुक एक्यूट एपिग्लोटाइटिस क्योंकि प्रोग्रेसिव है वो उसके अंदर टॉक्सिक नज़र आएगा, इसके अंदर नॉन टॉक्सिक होगा, ठीक है। कफ इसके अंदर हमने पढ़ा है क्रूपिया बार्किंग सील लाइक होगा, ठीक है, उसके अंदर थंब साइन आएगा, ठीक है। ये डिफरेंस आपने यहाँ पे याद कर लेना, ठीक है। अब आ जाए लेरेंजियल डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया हमने पढ़ा था ट्रू मेम्ब्रेन बनती है, ठीक है, वो अगर वो स्प्रेड कर गई आपकी लेनस तक, ठीक है, तो उसको हम लेरेंजियल डिफ्थीरिया कह देंगे, ठीक है ना। ये सेकेंडरी टू फोशल डिफ्थीरिया होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, एक्सोटॉक्सिन हमें पता है मायोकार्डाइटिस और न्यूरोटॉक्सिक और मायोकोटॉक्सिक था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस चीज़ को लाजमी जहन में रखना है। जनरल सिम्टम्स वही आएंगे, फीवर आएगा, क्रूपी कफ आएगी, सोर थ्रोट होगा, ठीक है। आपको सूडो मेम्ब्रेन मिल जाएगी यहाँ पे ग्रेइश वाइट कलर की, ठीक है, टोनसिल, फेरेंक्स, सॉफ्ट पैलेट और लेरेंक्स के ऊपर, ठीक है। लेरेंजियल सिम्टम्स में आपको आ जाएंगे जी, अपर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन नज़र आ जाएगी आपको, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, बुल नेक मिलेगी आपको इसके अंदर, ठीक है ना। वही सारे साइन हैं जो डिफ्थीरिया के होते हैं। डायग्नोसिस आपने क्या करना है, डायग्नोसिस क्लिनिकली कंफर्म होगा आपको, एक तो मेम्ब्रेन नज़र आ जाती होती है और दूसरा आपको क्लिनिकली क्या कंफर्म करते हैं, वरना इसके लिए आप कल्चर करवा सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका क्या है, सबसे पहले हमने डिफ्थीरिया एंटीटॉक्सिन लगाना है, हमने मेन हमारा जो है टॉक्सिन, इसमें हमने पहले बताया कि अगर आपको सस्पिशियस भी हो जाए ना डिफ्थीरिया, आपने ट्रीटमेंट डिफ्थीरिया का स्टार्ट कर देना है क्योंकि ये मायोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक है, ठीक है। उसके अलावा आपने एंटीबैक्टीरियल्स लगानी है, बेंजाइल पेंसिलिन लगा देनी है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ एयरवे करना है आपने और कंप्लीट बेड रेस्ट देनी है। इसके अंदर कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 2 to 4 वीक्स है, ठीक है। एसेंशियल अगेंस्ट द इफेक्ट्स ऑफ मायोकार्डाइटिस, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है वो मायोटॉक्सिक है, मायोकार्डाइटिस करवा सकता है, कार्डियक रिथमिया करवा सकता है, न्यूरोटॉक्सिक है, पैरालिसिस करवा सकता है। तो वही आपकी इसकी कॉम्प्लिकेशन में क्या है, एस्फिक्सिया हो सकता है, टॉक्सिक मायोकार्डाइटिस, सर्कुलेटरी फेलियर, उसके बाद पैलेटल पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है, और लेरेंजियल और फेरेंजियल पैरालिसिस हो सकता है। उसके बाद एडिमा ऑफ लेरेंक्स और एडिमा ग्लोटाइटिस भी किसको कहते हैं, ये सुप्राग्लोटिक रीजन को भी इन्वॉल्व कर सकता है, सबग्लोटिक रीजन को भी इन्वॉल्व कर सकता है। एटियोलॉजी क्या होगी, वही क्या एक्यूट एपिग्लोटाइटिस की वजह से हो सकता है, लेरेंजियोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस की वजह से हो सकता है, ठीक है, सिफिलिस की वजह से हो सकता है। उसके अलावा कोई ट्रॉमा हमने पीछे पढ़ा उसकी वजह से भी एडिमा हो रहा था, कोई नियोप्लाज्म उसकी वजह से हो सकता है, एलर्जी
रेडिएशन, सिस्टेमिक डिजीज़, ये सारे इसके अंदर है, ठीक है। सिम्टम एंड साइन क्या होंगे? सबसे मेजर सिम्टम डीमा हो रहा था, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आएगी। दूसरा क्या है, जब एयरवे जब भी नैरो होगा तो आवाज़ जो होगी ना वो चेंज हो जाती है, वॉइस चेंज हो जाती है, उसको हम कहते हैं स्ट्राइडर। आगे इसका पूरा चैप्टर है, वहाँ पे हम कंप्लीट पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इंस्पायरेटरी टाइप ऑफ स्ट्राइडर हो सकता है। इनडायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी आप देखेंगे तो आपको डीमा नज़र आएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट आपने क्या करना है, अगर ज़्यादा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आप इंट्यूबेशन कर दें, ठीक है, ट्रैकेस्टोमी कर दें। अगर नहीं तो इंजेक्शन ऑफ एड्रेनालिन लगा दे जो ब्रोंकोडाइलेटर है, स्टेरॉइड्स लगा दे डीमा को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है क्रोनिक लेरेंजाइटिस, ठीक है, यानी अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन रह रही है लेरेंक्स की आपकी 3 वीक से ज़्यादा, 3 मंथ से ज़्यादा रह रही है, तो फिर हम कहेंगे क्रोनिक लेरेंजाइटिस है। 2 तरह का होता है, या हाइपरईमिक हो सकता है। हाइपरईमिक क्या है, रेडिश होगा, ब्लड फ्लो ज़्यादा हुआ होगा, या फिर हाइपरप्लेजिया, ठीक है। तो एक है क्रोनिक लेरेंजाइटिस विदाउट हाइपरप्लेजिया, दूसरा नाम इसका हाइपरईमिक भी है, या फिर होगा क्रोनिक लेरेंजाइटिस विद हाइपरप्लेजिया। विदाउट हाइपरप्लेजिया में क्या है कि डिफ्यूज़ इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है, और लेरेंक्स को इन्वॉल्व किया होगा। एटियोलॉजी क्या है, कोई क्रोनिक इन्फेक्शन प्रेजेंट है, कोई ऑक्यूपेशनल फैक्टर यानी मुसलसल हो बंदा, स्मोक, स्ट्रोकर्स, गोल्ड आयरन स्मिथ्स वर्कर्स, किसी केमिकल इंडस्ट्री या फ्यूम या डस्ट से एक्सपोज हो रहा है मुसलसल, उससे हो सकता है। स्मोकिंग या अल्कोहल का क्रोनिक अब्यूज़र है, परसिस्टेंट ट्रॉमा रह रहा है उससे कोई, ठीक है, और वोकल अब्यूज़ है कोई से, ठीक है ना। वोकल अब्यूज़ यानी आवाज़ चेंज कर रहा है, या सिंगर वगैरह या टीचर्स वगैरह में होता है, इनमें हो सकता है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे, लेरेंक्स इन्वॉल्व है, हॉर्सनेस आएगी, कॉन्स्टेंट टॉकिंग यानी वो मुसलसल अपना गला साफ़ करता रहेगा, ठीक है ना। थ्रोट में डिस्कम्फर्ट होगी, कफ होगी। लेरेंजियल एग्जामिनेशन में अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे हाइपरीमिया मिलेगा आपको, और यहाँ पे एक ये फ्लैक्स ऑफ विस्कड म्यूकस मिलेगा आपको, ये याद रखना, ये इसका डायग्नोस्टिक है कि फ्लैक्स ऑफ विस्कड म्यूकस, ठीक है। सवाल इसके अंदर से नहीं आया, सवाल आपके इस चैप्टर में से 2 ही आए हुए हैं, एक एक्यूट लेरेंजियोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस और दूसरा आपका है जी एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी ट्रीटमेंट, हम इसका क्या करेंगे जी, ठीक है। ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, जो इन्फेक्शन है उसको एलिमिनेट करें, इरिटेटिंग फैक्टर को अवॉइड करें, वॉइस रेस्ट करें, स्पीच थेरेपी करें, स्टीम इनहेलर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप एक्सपेक्टोरेंट्स, ये क्या होता है, दे हेल्प टू लूजन विस्किड सिक्रीशन एंड रिलीफ फ्रॉम हॉकिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हाइपर ट्रोफिक लेरेंजाइटिस। हाइपरट्रोफिक में क्या होगा जी, आपका वहाँ पे सेल नंबर और सेल साइज इंक्रीज़ कर गया। ये क्यों होगा जी, अगर आपका मुसलसल कोई ट्रॉमा रह रहा है जिसकी वजह से हाइपरीमिया हो रहा है, डीमा हो रहा है, सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, इसको कंपनसेट करने के लिए जो आपका सूडोसिलेटेड एपिथेलियम था ना वो चेंज हो जाएगा। एक तो स्क्वेमस टाइप पे, दूसरा जो स्क्वेमस एपिथेलियम वोकल कोड था ना उसका हो जाएगा आपका हाइपरप्लेजिया और केराटिनाइजेशन हो जाएगी उसको। आपको पता है जब भी किसी चीज़ को मुसलसल ट्रॉमा या कोई इरिटेशन हो रही होती है तो वहाँ पे कंपनसेटरी मैकेनिज्म आता है, ठीक है ना। जैसे हमारे इसोफेगस के अंदर भी मेटाप्लेजिया हो जाता था, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे ये चेंज आएगा मेटाप्लास्टी, जिसमें आपका हाइपरट्रोफिक हो जाएगी उन टिश्यू की। एक मेटाप्लेजिक चेंज आएगा जिसमें आपका एपिथेलियम चेंज हो और दूसरे एपिथेलियम ने हाइपरप्लेजिया कर लिया और केराटिनाइजेशन कर ली है, ठीक है। इसमें भी हॉर्सनेस आएगी। एग्जामिनेशन करेंगे आपको लेरेंजियल म्यूकोसा मिल जाएगा, वोकल कॉर्ड आपको रेड और स्वोलन मिलेंगे, वेंट्रिकुलर बैंड मिल जाएंगे, मोबिलिटी वोकल कॉर्ड की इम्पेयर हो जाएगी। जब हाइपरट्रोफी होगी है तो वो मोबाइल कम होंगे। ट्रीटमेंट आप कंजर्वेटिव कर सकते हैं, वही जो पहले हमने किया, हॉस्पिटलाइजेशन कर दें, स्टीरॉइड दे दें और वेजो ब्रोंकोडाइलेटर दे दें, ठीक है। दूसरा है सर्जिकल में क्या है कि आपने जो आपका हाइपरप्लास्टिक टिश्यू है उसको और जो एडिमेटस टिश्यू है उसको सर्जिकली एक्सरसाइज कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है इसके अंदर, ये सारा चैप्टर नहीं करना इसके अंदर से, अब जो ये मेन हमारे टॉपिक हो गए उसके अलावा 1-2 हैं जो करने वाले वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक रेंकिस एडिमा। रेंकिस एडिमा क्या है, जो हमने पढ़ी थी रेंकिस स्पेस, उसके अंदर आके कोई इन्फेक्शन हो गई है, उसकी वजह से कोई एडिमा डेवलप हो गया, उसको हम कहेंगे पोलिपोइड डिजनरेशन ऑफ वोकल कॉर्ड या रेंकिस एडिमा, ठीक है ना। इसकी होती क्या है, क्रोनिक इरिटेशन ऑफ वोकल कॉर्ड हो रही है, मिस यूज़ ऑफ वॉइस है, हैवी स्मोकिंग कर रहा है बंदा, क्रोनिक साइनोसाइटिस है, ठीक है, इसकी वजह से हो सकती है। फीचर्स क्या होंगे, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगा, ठीक है, फॉल्स हॉर्सनेस ऑफ वॉइस इसका कॉमन सिम्टम है, ठीक है। इंटरैक्ट लेरेंजियोस्कोपी पे आप नज़र स्वेलिंग नज़र आ जाएगी और प्रेल ट्रांसलूसेंट आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाए ट्रीटमेंट क्या है, डिकॉर्टिकेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स होता है, यानी रिमूवल ऑफ स्ट्रिप ऑफ एपिथेलियम इज डन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद आपने वॉइस टेस्ट देनी है और आपने स्पीच थेरेपी कर देनी है इसके अंदर, ठीक है।
अब की स्पेस आपको पता है ना कहाँ पे थी, यानी वोकल कॉर्ड के अंदर एपिथेलियम के नीचे आपकी स्पेस थी, उसके नीचे आपका लेमिना प्रोप्रिया था, इसलिए हमने डीकॉर्टिकेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स की है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा इसके अंदर से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लेरिंक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लेरिंक्स में क्या होता है कि आपके लेरिंक्स के अंदर अगर स्प्रेड कर गई है आपके ट्यूबरकुलोसिस की इन्फेक्शन, इसमें जो डायग्नोस्टिक फीचर आपने हमेशा याद रखना, ग्रेनुलोमेटस और कीजेटिंग नेक्रोसिस होगा, ठीक है। पैथोलॉजी क्या होगी जी, पैथोलॉजी में ट्यूबरकल बैसिलाई की इन्फेक्शन है, ठीक है ना, वो आपकी स्प्रेड कर गई है लेरिंक्स तक, ठीक है ना। किसी में इंट्रारेट्नोइड फोल्ड्स को अफेक्ट कर सकती है ये, उसके बाद वेंट्रिकल बैंड्स को, वोकल कॉर्ड्स को, एपिग्लोटिस को, ठीक है। इसमें केजिएटिंग और अल्सरेट आपको मिलेंगे। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे जी, वीकनेस ऑफ वॉइस हुई होगी, अल्सरेशन हुई होगी लेरिंक्स की, पेनफुल एंड मार्क डिस्फेगिया हुआ होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन में आपको क्या मिलेगा, हाइपरेमिया मिलेगा, आपको स्वेलिंग मिलेगी, आपको अल्सरेशन मिलेगी, ठीक है। सुपरफिशियल रैग्ड अल्सरेशन ऑन द रेटिनॉइड मिलेगी, आपको ग्रैनुलेशन टिश्यू मिलेगा आपको, ठीक है। और सूडोडीमा ऑफ एपिग्लोटाइटिस, जिसको टर्बन एपिग्लोटिस कहेंगे, ये याद रखना, टर्बन एपिग्लोटिस आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। डायग्नोसिस आप किस पे करेंगे, आपको पहले या फिर तो पहले ही पता होगा उस बंदे को टीबी चल रही थी, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, तो वरना आप चेस्ट का एक्सरे करवा लें, स्पुटम एग्जामिनेशन करवा लें, उससे कंफर्म हो जाएगा। उसके अलावा बायोप्सीज एसेंशियल टू एक्सक्लूड कार्सिनोमा, कार्सिनोमा एक्सक्लूड करने के लिए आपने बायोप्सी लाजमी करवानी है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा ये सिफिलिस है, ल्यूपस है, लेप्रोसी है, इन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इनका अगर याद रखना तो ऑर्गेनिज्म बस याद रखें। ल्यूपस किसकी वजह से होगा जी, आपका जी अनलाइक इसमें भी इंटोलेंट ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन ही होती है और एसोसिएट विद ल्यूपस ऑफ नोज एंड फेरिंक्स, ठीक है। उसके बाद जो अच्छा ऊपर वाला का जो ट्रीटमेंट था ना आपका ट्यूबरकुलोसिस का, वही अपने जो ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस होता है ना, आइसोनियाज़िड, रिफेम्पिन, एथम्बिट्यूल, वही है, ठीक है ना। उसके बाद सिफिलिस किसकी वजह से होता है, ट्रेपोनिमा पैलिडम की वजह से होता है, ठीक है ना। ये गुम्मा जो टर्शरी स्टेज होती है ना, उसमें जाके लेरिंक्स इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, ठीक है। लेप्रोसी क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी की वजह से होगा, ठीक है। उसके बाद स्क्लेरोमा ऑफ लेरिंक्स किसी वजह से होता है, ये क्लेब्सिएला राइनोस्क्लेरोमेटिस की वजह से होता है, ठीक है। और रेंजियल माइकोसिस क्या है, माइकोसिस मतलब फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एमसीक्यूज़ है, कोई ना कोई एससीक्यू है, ठीक है। अब आ जाए कॉन्जेंटल लेयन ऑफ लेरिंक्स एंड स्ट्राइडर, कॉन्जेंटल लेयंस, ठीक है ना। इनके मेनली नाम देख लें और इसमें से इम्पोर्टेंट सिर्फ एक है, ये जो पहला है लरेंजियम मलेशिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पेपर में आया हुआ है, ठीक है ना। ये मैं आपको डिटेल से पढ़ा देता हूँ, बाकी सिर्फ नाम है। लरेंजियल मलेशिया है पहला, ठीक है। उसके बाद कॉन्जेंटल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो सकता है, कॉन्जेंटल सबक्लोटिक स्टीनोसिस हो सकता है, लरेंजियल वेब हो सकता है, सब एपिग्लोटिक हेमेंजियोमा हो सकता है, लरेंजियल इसोफेजियल क्लेफ्ट हो सकता है, लरेंजियोसील हो सकती है और लरेंजियल सिस्ट हो सकती है, ठीक है। ये 8 हैं, ठीक है। नाम जितने इसमें से याद आ जाए, ठीक है बस। उसके बाद लरेंजियल मलेशिया क्या होता है, ये कॉन्जेंटल लरेंजियल स्ट्राइडर होता है, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन कॉन्जेंटल अबनॉर्मेलिटी है ठीक है। इसमें से में क्या होता है कि जो आपका लरेंजियल सुप्राग्लोटिस लेरिंक्स है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, उसमें एक्सेसिव फ्लेक्सिडिटी होती है, ठीक है ना। इतनी फ्लेक्सिडिटी होती है कि जब बंदा इंस्पायर करने की कोशिश करता है ना, उसमें सक्शन होती है और वो आपस में कोलैप्स कर जाता है, ठीक है ना। यानी सक्ड इन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन प्रोड्यूसिंग स्ट्राइडर एंड समटाइम्स साइनोसिस तक चला जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको मिलेगा क्या जी, चाइल्ड इसमें स्ट्राइडर्स इंक्रीज ऑन क्राइंग एंड सबसाइड ऑन प्लेसिंग द चाइल्ड इन प्रोन पोजीशन। चाइल्ड को जब आप प्रोन पोजीशन में प्लेस करेंगे ना, तब ये कम हो जाएगा और जब वो बच्चा रोएगा ना, तब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। कंडीशन जो होगी ना, ये मैनिफेस्ट करेगी बर्थ के दौरान, बर्थ में मैनिफेस्ट एट बर्थ और बर्थ के करीब ही, ठीक है ना। और 2 साल के तक ये डिसअपेयर हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर डायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी करेंगे आपको तो एलोंगेटेड एपिग्लोटिस नज़र आएगा आपको यहाँ पे, ओमेगा शेप्ड नज़र आएगा, ठीक है ना। कि एपिग्लोटिस अपने ऊपर कर्ल्ड हुआ होगा और ओमेगा की शेप बना रहा होगा, ठीक है। उसके बाद फ्लोपी एपिग्लोटिक फोल्ड नज़र आएंगे, ठीक है ना। इसको आप कौन सी इन्वेस्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन, डायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी कर लें, ठीक है। उसके अलावा आप फ्लेक्सिबल लेरेंजियोस्कोप को यूज़ करके देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, पहले तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, यानी वो स्पोर्टी मेजर्स है। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन सवेयर हो गई है, फिर आप ट्रेकियोस्टमी कर दें, ठीक है। उसके बाद आप सुपरग्लोटोप्लास्टी भी कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। उसके बाद है कॉन्जेंटल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, यानी अगर उसकी पैरालिसिस हो गया है। पैरालिसिस कब होगा, जब भी कोई नर्व डैमेज हुई है, ये ब्रीच और फोर्सेप्स डिलीवरी के दौरान हो जाती है, ठीक है। बाकी वही नाम है, करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्राइडर के ऊपर।
ये भी काफ़ी बार पास क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है ना। तो स्ट्राइडर की डेफिनेशन भी पूछी है। स्ट्राइडर एक नॉइजी रेस्पिरेशन प्रोड्यूस बाय टर्बुलेंट एयर फ्लो थ्रू द नैरोड एयर पैसेज वे। यानी इसमें क्या होता है, किसी भी वजह से अगर आपका एयर पैसेज वे नैरो हो गया ना, तो आपका जो एयर फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाएगा और नॉइजी रेस्पिरेशन होगी और वॉइस चेंज हो जाएगी, ठीक है। अभी इंस्पायरेटरी हो सकता है अगर आपका सुपरग्लोटिस और फेरेंक्स इन्वॉल्व है। एक्सपायरेटरी हो सकता है अगर आपका ग्लोटिस से नीचे वाले हिस्सा यानी थोरेसिक ट्रेक या प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई इन्वॉल्व है। और बायफेजिक हो सकता है अगर आपका लयन दोनों ग्लोटिस और सब ग्लोटिस दोनों हिस्सों के अंदर है, ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन आता है ना, इटियोलॉजी का मेनली आता होता है, ठीक है। उसके कॉजेज़ पूछ लेता है, ठीक है। कॉन्जेंटल कॉजेज़ ज़्यादातर पूछता है, लेकिन दूसरे भी आपने देख लेने हैं। अब कॉन्जेंटल कौन से हैं? कॉन्जेंटल वही वाले हैं, कॉन्जेंटल लयंस हो, कॉन्जेंटल मेलेरेंजियो मलेशिया हो गया, लेरेंजियल वेब हो गया, सबग्लोटिक स्टेनोसिस हो गया, हेमेंजियोमा हो सकता है, वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस हो सकता है, टंग एंड जा एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। इनको रट्टा मार लेना है आपने, ठीक है ना। नंबर 2 पे अक्वायर्ड हो सकते हैं, अक्वायर्ड भी हो सकते हैं। और नीचे अगर आप देखें तो हर हिस्से के उन्होंने अलग से बनाए हुए हैं कि नोज़ में क्या हो सकता है, टंग में क्या हो सकता है, मैंडिबल में क्या हो सकता है, फेरेक्स में क्या होता है, लेनेक्स। अगर इनको आपने याद करना, इसका आसान सा तरीका, हर किसी की एक कॉन्जेंटल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हुई होगी जिसमें आइटस लग जाएगा एंड पे, लेरेंजाइटस हो गया है, ठीक हो गया। उसके बाद फ्रेंजाइटस हो गया है, ठीक है। उसके अलावा कोई ट्रॉमा हो गया है, उसके बाद न्यूप्लास्टी हर ऑर्गन के अंदर, ठीक है। उसके अलावा अगर हम ये क्वाइड यहाँ पे देखें, क्वाइड को इन्होंने 2 में डिवाइड किया है, एक ए फिब्राइल में, ठीक है, इस नो फिब्राइल, और एक है फिब्राइल में। नो फिब्राइल मतलब नो फीवर एसोसिएटेड, ठीक है। इसके अंदर कौन सा होता है, इसमें पेपिलोमेटोसिस हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है, फॉरेन बॉडी लेरेंजियल एडिमा या एडिनो टॉन्सिलर हाइपरट्रोफी हो सकती है फिब्राइल। फिब्राइल में क्या होगा, इसमें फीवर आ रहा है, इन्फेक्शन कोई ना कोई होगी, सही है ना। इसमें कौन सा होगा, इसमें एपिग्लोटाइटस हुआ है, एक्यूट लेरेंजाइटिस हो गया है, लेरेंजियोट्रेकियाइटिस हो गया है, डिफ्थेरियल इन्फेक्शन हो गया है, रिट्रोफ्रेंजियल एब्सेस हो गई है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो गया है, पेरिटोन्सिलर एब्सेस, यानी इसमें सारे इन्फेक्शियस आपके कॉजेज आ जाएंगे, ठीक है ना। इन सब की वजह से क्या होगा, आपका एयर पैसेज में नैरो होना है, इन्फ्लेमेशन हो जानी है और उसे हॉर्सनेस और वॉइस आएगी। अब इसकी मैनेजमेंट का सवाल आ जाता है कि आपने मैनेज कैसे करना है, ठीक है ना। वैसे इसका सवाल फाइंडिंग्स का भी आएगा कि इसके अंदर आपको फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी, ठीक है। वो यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखी हुई, तो पास पेपर से मैंने वो लिखी है, वो देख लें। फाइंडिंग्स में आपको एक तो इलोंगेटेड एपिग्लोटाइटस मिल सकता है, ठीक है ना, ओमेगा शेप जो हमने पीछे पढ़ा है। उसके अलावा फ्लोपियर एपिग्लोटाइटस मिल सकता है, प्रोमिनेंट रेटिनॉइड्स मिलेंगे, ये वही पीछे वाले जो फ्रेंड इसमें लिखे हुए हैं ना, लेरेंजियम मलेशिया के अंदर, ठीक है, वही उन्होंने यहाँ पे लिखे हुए थे, ठीक है। फाइंडिंग्स ऑफ लेरेंजियोस्कोपी, स्ट्राइडर के अंदर फाइंडिंग्स ऑफ इंडायरेक्ट या लेरेंजियोस्कोपी की फाइंडिंग्स क्या आएंगी, वो ये वाली आएंगी, ठीक है ना। नैरो पैसेज वे आएगा, ठीक है ना। उसके बाद ट्रीटमेंट इसका क्या करना है आपने, ठीक है ना। ट्रीटमेंट पहले देखते हैं, पहले इसकी मैनेजमेंट देख लेते हैं। मैनेजमेंट हमने क्या करनी है, ठीक है ना। मैनेजमेंट आपने करनी है जी, पहले आपने सबसे पहले हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। हिस्ट्री में आपने पूछा टाइम ऑफ ऑनसेट क्या था, मोड ऑफ ऑनसेट किस तरह का था, ड्यूरेशन कितनी है, रिलेशन टू फीडिंग क्या है इसकी, ठीक है। साइनोटिक स्पेल होते हैं कि नहीं होते, एस्पायरेशन तो नहीं हुई किसी फॉरेन बॉडी की, कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ। पहले आप हिस्ट्री ले लेंगे, उसके बाद आप फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि इसकी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ तो कोई एसोसिएटेड नहीं है। उसके अलावा स्नोरिंग तो नहीं होती, स्नोटिंग तो नहीं होती, ठीक है, गर्गलिंग की आवाज़ तो नहीं आती, हॉर्स क्राई तो नहीं है, कोई एसोसिएटेड इन्फेक्शन या फीवर तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद बंदे को अगर आप प्रोन पोजीशन में लाते हैं, डिसअपियर तो नहीं हो जाता, ठीक है, बेबी को उसमें लाने की वजह से, यानी लेरेंजियोमलेशिया तो नहीं है, ठीक है, मैक्रोग्लोसिया तो नहीं है। उसके बाद सीक्वेंशियल आप जब ऑस्कल्टेशन करके देखें ना डिफरेंट ऑर्गन की, उससे भी आपको पता लग जाएगा कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप फ्लेक्सिबल फाइब्रोटिक लेरेंजियोस्कोपी कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करवाएंगे, एक्सरे, सॉफ्ट टिश्यू का करवा लें, चेस्ट का करवा लें, सीटी स्कैन करवा लें और एंजियोग्राफी करवाई जाए, इसकी इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। मैनेजमेंट देख लेनी है आपने। उसके बाद मैनेजमेंट में वही हिस्ट्री है, फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद हम इसमें ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, एक तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, उसके बाद आप सुप्राग्लोटोप्लास्टी और या फिर इसके अंदर एरी एपिग्लोटोप्लास्टी है, ठीक है। ये 2 ट्रीटमेंट्स के नाम लिख लीजिए, पास पेपर के अंदर ये लिखे हुए थे, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी लेरेंजियल पैरालिसिस, ठीक है। इसको चैप्टर को MCQs के हवाले से प्रिपेयर करना है, इसके अंदर से कोई SCQ नहीं आया हुआ, ठीक है ना। इसमें एक तो आपको नर्व सप्लाई लेनक्स की पता होनी चाहिए। लेनक्स की नर्व सप्लाई बहुत आसान है, ठीक है ना। वेगस नर्व की 2 ब्रांचेज होती हैं, एक होती है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ठीक है, एक होती है सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, ठीक है। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व
तमाम पूरे लिनक्स की मोटर सप्लाई करती है एक्सेप्ट एक मसल की। ये पहली लाइन में लिखा हुआ आपका मोटर, ठीक है, एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉयड मसल। क्रिकोथायरॉयड मसल के अलावा पूरे को जो मोटर सप्लाई है वो कौन देती है? रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, ठीक है। अब जो हमारी दूसरी ब्रांच है सुपीरियर लैरेंजियल नर्व, वो दो में डिवाइड होती है, एक इंटीरियर में, एक इंटरनल में, एक एक्सटर्नल में। उसकी जो इंटरनल है ना, सुपीरियर लैरेंजियल नर्व की जो इंटरनल ब्रांच है ना, वो देती है जी हमारी इसको क्या कहते हैं, ओके, सेंसरी सप्लाई, ठीक है ना। यानी जो हमारा सेंसरी सप्लाई है ना लिनक्स का, वो अब वोकल कॉर्ड से ऊपर सारा सेंसरी सप्लाई हमारा इंटरनल लैरेंजियल नर्व देती है। और उसकी जो दूसरी ब्रांच थी एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व, वो जो हमारा एक मसल बच गया था ना क्रिकोथायरॉयड मसल, उसको वो देती है मोटर सप्लाई, ठीक है। तो ये सारी इसकी नर्व सप्लाई है, ठीक है ना। अब पैरालिसिस में क्या होगा? नर्व डैमेज हुई है, ठीक है ना। जब नर्व डैमेज कहाँ कहाँ हो सकती है, वो सारे इसके कॉजेज में आ जाएगा। सुप्रा न्यूक्लियर हुई है, यानी जो न्यूक्लियस इसके प्रेजेंट है ना, वेगस न्यूक्लियस, उससे ऊपर हो गई है कॉर्टेक्स में, जब हमारा मोटर कॉर्टेक्स है, ठीक है, उसके अंदर होगा तो सुप्रा न्यूक्लियर है। अगर न्यूक्लियस डैमेज हो गया वेगस का तो न्यूक्लियर है, ठीक है। न्यूक्लियस से लेके, ठीक है ना, इन वेगस नर्व इंट्राक्रेनियल से लेके फ्रेंजियल स्पेस तक जो है ना जगुलर फोरामेन, वहाँ तक का जो उसको हाई वेगल लाइन कहते हैं। अगर वहाँ कोई डैमेज आया उसको हाई वेगल लाइन कहेंगे। उसके बाद कोई आया तो लो वेगल और रिकरेंट लैरेंजियल नर्व का डैमेज हो सकता है। कोई सिस्टेमिक कॉज हो गया या फिर कोई इडियोपैथिक हो सकता है, कई सारे कॉजेज हैं। अब भी या फिर यूनिलेटरल लैरेंजियल नर्व पैरालिसिस हो सकता है, या अच्छा कौन कौन से हो सकते हैं, या फिर रिकरेंट लैरेंजियल नर्व का हो सकता है, या सुपीरियर लैरेंजियल नर्व का हो सकता है, या फिर बोथ इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है ना। ये क्लासिफिकेशन है इसकी, ठीक है। अब इसके लिए ना ये टेबल्स कर लें, यही काफ़ी है, बाकी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। टेबल में क्या है, वो कह रहा है कि कॉजेज ऑफ कंबाइंड पैरालाइज में इंट्राक्रेनियल हो सकते हैं, स्कल बेस का कोई फ्रैक्चर वगैरह या कोई हो गया ट्यूमर वगैरह, या फिर नेक के अंदर कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी ट्यूमर या कोई मेटाप्लास्टिक नोड्स या लिम्फोमा बन गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि पोजीशन ऑफ कोड क्या होगी, यानी जब भी कुछ मसल्स पैरालाइज होंगे तो पोजीशन, जो कोड्स की पोजीशन है उसको मसला बनेगा, ठीक है ना। तो अब ये देखिए मीडियन पोजीशन होगी, नॉर्मली होती है जब फोनेशन हो रही होती है तब मीडियन प्ले या मिड लाइन पोजीशन होती है इनकी कोड्स की, ठीक है। लेकिन अगर रिकरेंट लैरेंजियल नर्व का पैरालिसिस हो गया ना, तो उससे मीडियन या पैरामीडियन हो जाएंगे कोड की पोजीशन मीडियन पैरामीडियन पे स्टक हो जाएगी अगर रिकरेंट लैरेंजियल नर्व का पैरालिसिस हुआ है, ठीक है। और इंटरमीडिएट हो जाएगी जिसको कैडावेरिक कहते हैं, ठीक है ना। ये कब होगी? अगर दोनों नर्व्स हो गई हैं तो वही होगा ना, जिस तरह हम जब हमारी डेथ होगी या फिर कैडावर होती है उसके भी दोनों नर्व काम करना छोड़ गई हैं, ठीक है। तो उसमें कौन सी पोजीशन आती है? इंटरमीडिएट, इसको कैडावेरिक पोजीशन में कहते हैं। इसमें क्या होगा? दोनों नर्व का पैरालिसिस हुआ होगा। उसके बाद अगर जेंटल अबडक्शन या फुल अबडक्शन, ठीक है, ये वाली पोजीशन यानी फुली अबडक्ट हुए हुए हैं या स्लाइटली अबडक्ट हुए हैं, ये आमतौर पे होती है इंस्पायरेशन के दौरान। लेकिन अगर अबडक्टर्स का पैरालिसिस हो गया है ना, तो उसकी वजह से भी ये हो सकती है, ठीक है ना। अब आ जाएं जी कॉजेज़ कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना। राइट का कौन सा हो सकता है, लेफ़्ट का कौन सा हो सकता है, बोथ का कौन सा हो सकता है, ठीक है। ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, सिर्फ रीड कर लें। बाकी इसमें सिर्फ एक चीज़ याद रखें, थायराइड सर्जरी मेजर कॉज ऑफ यूनिलेटरल बायलेटरल, जो सबसे मेजर कॉज है इसका वो कौन सा है जी? थायराइड सर्जरी है, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद अगर ये पढ़ना है चैप्टर तो मैं देख लेता हूँ कोई करने वाली चीज़ है तो। इसके अंदर और कोई चीज़ करने वाली है नहीं वैसे, ठीक है ना। ट्रीटमेंट इसका जी जब भी हो जाएगी तो एक तो है, अगर तो यूनिलेटरल हुई है, ठीक है, उसमें नो ट्रीटमेंट है, ठीक है ना। जनरली कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, वरना लैरेंजियोप्लास्टी कर दी जाती है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर अब ये यूनिलेटरल है, बायलेटरल है, ठीक है। इसके बाद बाकी इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ट्रीटमेंट में वही है, स्पीच थेरेपी कर दी जाती है या फिर प्रोसीजर किए जाते हैं, कोड को ना मिडिलाइज कर दिया जाए ताकि वॉइस प्रोडक्शन ठीक हो जाए, ठीक है। उसके अलावा अगर ज़्यादा ही ख़राब हो गया और वो बिल्कुल बंद हो गया, उसमें फिर हम ट्रकियोस्टमी कर सकते हैं, गैस्ट्रोस्टमी कर सकते हैं, एपिग्लोटोप्लास्टी की जाती है, वोकल कॉर्ड एप्लीकेशन की जाती है, टोटल रेंजेक्टोमी या डाइवर्जन प्रोसीजर्स, ठीक है। बाकी इसके अंदर से कुछ नहीं करना। अब आ जाए जी बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ लिनक्स, ठीक है। इसके अंदर से भी एक दो सवाल करने वाले हैं, बाकी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर से नॉन न्यूप्लास्टिक ट्यूमर्स, यानी वो वाला पहला है, एक तो बिनाइन ट्यूमर्स हैं, फिर उनको भी दो में डिवाइड किया। एक है नॉन न्यूप्लास्टिक, यानी कोई भी मैस प्रेजेंट है लेकिन वो
नियोप्लेजिया यानी नियोप्लास्टिक मैस नहीं है, वो ट्यूमरस मैस नहीं है, वैसे कोई मैस प्रेजेंट है, ठीक है। और एक है बिनाइन ट्यूमर है लेकिन नियोप्लास्टिक है, यानी वो कैंसर है, कैंसरस मैस है लेकिन है बिनाइन। ये दो डिवीजन है। पहली है नॉन नियोप्लास्टिक ट्यूमर्स, ठीक है। इसके अंदर फिर वो दो में डिवाइड करता है, सॉलिड हो सकता है या सिस्टिक हो सकता है। इसके अंदर से हमने जो करना है ना, वो हमने करना है वोकल नोड्यूल्स और वोकल पॉलिप, ये दो इंपॉर्टेंट। वोकल नोड्यूल्स का तो एससीक्यू भी आया और एससीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें असल में होता क्या है, इसमें जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं उनके ऊपर नोड्यूल्स बन जाते हैं। ये अगर आप फिगर 61.2 देखें ना, उसमें वो देखेंगे आप 1/3 और 2/3 इंटीरियर 1/3 और पोस्टीरियर 2/3 के जंक्शन के ऊपर नोड्यूल्स बने हुए हैं, इनको कहते हैं वोकल नोड्यूल्स, ठीक है ना। इस जंक्शन, ये इनकी लोकेशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। बनते क्यों हैं, ट्रॉमा की वजह से, कोई ट्रॉमा वोकल ट्रॉमा हो रहा है उसकी वजह से। क्या हो सकता है, अगर आप अननेचुरल लो टोन्स के अंदर या प्रोलॉन्ग पीरियड हाई इंटेंसिटी वॉइस के अंदर कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हो गए, इसलिए इसको सिंगर्स और स्क्रीमर्स नोट भी कहते हैं, ठीक है ना। जो अपनी वॉइस को ज़्यादा छेड़खानियाँ करते हैं या बहुत कम पिच पे गा रहे हैं या बहुत हाई पिच पे बोल रहे हैं, ठीक है ना। जो टीचर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, वेंडर्स हो गए और पॉप सिंगर्स हो गए, इनके अंदर ये मोस्टली बनते हैं, ठीक है। इसमें पैथोलॉजी क्या है, अब्यूज़ और मिसयूज़ होगा, जिससे एडिमा या हेमरेज हो जाएगा। जब भी हमें पता है कि एडिमा या हेमरेज होगा तो इन्फ्लेमेशन हुई होगी वहाँ पे क्या होगा, हेलेनाइजेशन और फिब्रोसिस होना है वहाँ पे। जब फिब्रोसिस होगा तो हमारे पास ऊपर वाली एपिथेलियम जो उसका भी हाइपरप्लेजिया हो जाएगा और वहाँ पे नोड्यूल्स बन जाएंगे। कंप्लेन ऑफ हॉर्सनेस आएगी, यहाँ पे वोकल फटीग आएगी, नेक के अंदर पेन हो रहा होगा और वो बंदे जल्दी बोलने से ना थक जाएंगे, ठीक है ना। ये कंप्लेन करें, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर अब अगर हम जाएंगे जी ट्रीटमेंट की तरफ, क्या करना है ट्रीटमेंट में, इसकी यही होती है कि पहले तो कंजर्वेटिव होती है, उसमें हम कहेंगे कि अपनी वॉइस का प्रॉपर यूज़ करें और रेस्ट करें, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर हम क्या करते हैं, सर्जिकली एक्सरसाइज कर सकते हैं इन नोड्यूल्स को, ठीक है ना। इसके अंदर ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोपिक आइदर विद कोल्ड इंस्ट्रूमेंट्स और लेज़र अवॉइडिंग एनी ट्रॉमा टू द अंडरलाइंग वोकल। यहाँ पे हमने मेन जब भी इसकी करनी है, यहाँ पे हमने वोकल कॉर्ड्स को बचाना है, ठीक है सर जी। वोकल लिगामेंट और वोकल कॉर्ड्स को डैमेज होने से बचाना, बड़ी ध्यान से करनी, ठीक है। दूसरा वोकल पॉलिप, ठीक है। सारी जो टियोलॉजी और कॉजेस हैं ये सारे इसके यही होंगे जो वोकल नोड्यूल्स के हैं, लेकिन कभी कभी वहाँ पे नोड्यूल बन जाएंगे और कभी वहाँ पे पॉलिप बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो मर्ज़ी है, ठीक है ना। अब पॉलिप का क्या होता है, पॉलिप में ये होता है इसकी एक स्टॉक होती है और एक हेड होता है, जबकि वोकल नोड्यूल्स है वो एक छोटा सा नोड्स होगा, ठीक है ना। इसमें भी मिस यूज़ और अब्यूज़ होगा वोकल का, एलर्जी और स्मोकिंग हो सकती है, लेकिन ये किन ग्रुप में ज़्यादा होगी, 30 to 50 ईयर्स के ग्रुप में होगी। राइजिंग होना उसी पोजीशन पे होगा, वो यूनिलेटरल हो सकता है और सेम इसके सारे कॉजेज़ है, ठीक है। वही कंप्लेंस होगी हॉर्सनेस, लेकिन इसके अंदर क्योंकि पॉलिप का साइज़ लार्ज होगा तो इसमें डिस्पनिया, स्ट्राइडर और इंटरमिटेंट चोकिंग भी हो सकती है, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे, वही जी हम हेमरेज हुआ था सब्सिक्वेंट सब एडिमा हुआ, उसके बाद वो पॉलिप बन गया। लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में हम जी सर्जिकल एक्सिजन अंडर ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप, उसके बाद हम उसको स्पीच थेरेपी करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद वही जेंकिंस एडिमा, बायलेटरल डिफ्यूज पॉलीपोसिस हो सकता है इन दोनों साइड पे। उसके अलावा इस चैप्टर से करना है हमने नियोप्लास्टिक के अंदर जुवेनाइल पेपिलोमाटोसिस, ठीक है। बाकी इसके अंदर से कोई करने की ज़रूरत नहीं है, नाम पढ़ने तो आप पढ़ लें जी। कॉन्टैक्ट अल्सर और ग्रैनुलोमा बन सकता है, इंट्यूबेशन ग्रैनुलोमा यानी हमने इंट्यूबेशन ट्रिकोस्टमी की ज़्यादा सारे ये वहाँ पे बन सकता है, ठीक है। अगर वो सही नहीं हुई तब बन सकता है, ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है, एम्ब्लोइड ट्यूमर हो सकता है, सिस्टिक मेडक्टल हो सकता है, सेक्युलर हो सकता है, लेरेंजियोसील हो सकती है, ठीक है। नियोप्लास्टिक यानी ये आपके मलिग्नेंट मैस, वो मलिग्नेंट नहीं नियोप्लास्टिक मैस है लेकिन है बिनाइन, ठीक है ना। कैंसरस मैस है लेकिन है बिनाइन, ठीक है। यानी डिस्प्लास्टिक सेल्स हैं ये, जो पहले वाले सेल्स हमारे डिस्प्लास्टिक नहीं थे, सिर्फ मैस था, लेकिन ये सेल हमारे डिस्प्लास्टिक लेकिन है बिनाइन, ठीक है। दो में डिवाइड होता है, जुवेनाइल में और अडल्ट में। तो जुवेनाइल पेपिलोमेटोसिस है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको रिस्पायरेटरी सिन रिस्पायरेटरी पेपिलोमेटोसिस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा जी, इसके अंदर ये कॉज क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा डीएनए वायरस। कौन सी सीरोटाइप जी, 6 और 11 हमें पता है बिनाइन करवाती है, 16 और 31 जो होती है वो मलिग्नेंट करवाती है, ठीक है ना। इफेक्टिव पोर्शन कौन सा होगा, सुपर एपिग्लोटिक और ग्लोटिक हो सकता है, लेकिन सब ग्लोटिक स्पेस लेकिन ज़्यादा ये दो होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद चिल्ड्रन हु हैव ट्रैकियोस्टोमी फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ड्यू टू लेरेंजियल पेपिलोमास हैव हायर इंसिडेंस ऑफ ट्रेकियल एंड स्टोमल इन्वॉल्वमेंट ड्यू टू सीडिंग, ठीक है।
उसके बाद जी हम आ जाते हैं जी, इसमें कंप्लेन कौन सी होगी? एक तो 3 से 5 साल के लोगों में ज़्यादा आएगा ये। हॉर्सनेस आएगी, एफोनिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी, स्ट्राइडर हो सकता है। डायग्नोसिस क्या करेंगे? फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिकल रेंजियोस्कोपी कर सकते हैं हम, डायरेक्ट रेंजियोस्कोपी और बायोप्सी, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या करना है अपने? माइक्रो रेंजियोस्कोपी या लेज़र CO2 लेज़र एक्सचेंज करेंगे। लेकिन इसके अंदर मेन मसला क्या होता है कि थोड़ा सा भी अगर वो वायरस वहाँ पे रहेगा ना, रिकरेंस हो जानी है। रिकरेंस बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, इसलिए हमें रिपीटेड सेवरल टाइम्स ये प्रोसीजर करना पड़ता है, एक्सचेंज और वो, ठीक है ना। अब आ जाते हैं जी अडल्ट ऑन, इसलिए हम साथ में ना सर्जरी के बाद इंटरफेरोन अल्फ़ा 2 भी दे सकते हैं जो प्रॉमिसिंग रिजल्ट हमें शो करते हैं, ठीक है। अडल्ट ऑनसेट क्या है? अडल्ट एक तो होता है कम में, वो स्मॉलर इन साइज़ होते हैं, ठीक है ना, लेस एग्रेसिव होते हैं और सर्जिकल रिमूवर के बाद दोबारा उनकी रिकरेंस भी नहीं होती, ठीक है। उसके बाद जी कॉन्ट्रोमा जो है ये करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये है कि कॉन्ट्रोमा में क्या होगा जी? कार्टिलेज का होगा। इसमें मोस्ट जो इफेक्टेड होता है ना वो क्रिकोइड कार्टिलेज होता है, बस ये याद रख लें, ठीक है। उसके बाद मेंजियोमा हो सकता है, ग्रैनुलर सेल ट्यूमर हो सकता है, ग्रैनुलर ट्यूमर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब आ जाएँ कैंसर लेरेंक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा करना है, ठीक है ना। एपिडेमियोलॉजी क्या है कि जो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उनमें आमतौर पे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। मेल्स में ज़्यादा, लेकिन अब फीमेल्स में ये होना शुरू हो गया, क्योंकि अब फीमेल भी स्मोकिंग करना शुरू हो गए हैं। एटियोलॉजी क्या है? बोथ टबाको एंड अल्कोहल, सिंपल, हाईएस्ट रिस्पेक्ट। अच्छा, अब ये याद रखें कि अगर इन दोनों को इकट्ठा कोई बंदा कर रहा है ना, कम्बिनेशन में यूज़ कर रहा है दोनों को, उनका जो रिस्क है ना 15 फोल्ड इंक्रीज़ हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अलोन इनका 2 या 3 फोल्ड है। उसके अलावा कोई प्रीवियस रेडिएशन टू नेक एक्सपोजर हुआ है आपका, कोई जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, या ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर यानी बेस्टोर्स मस्टर्ड गैस इस तरह कोई केमिकल एक्सपोजर है उसकी वजह से हो सकता है। ये टियोलॉजी 4 इसकी, ये ऐसी कि मैं पूछ लेते हैं, ठीक है ना। टियोलॉजी क्या है? टबाकू, अल्कोहल, जेनेटिक है, ऑक्यूपेशनल है और रेडिएशन है, ठीक है। अब आ जाती है TNM क्लासिफिकेशन। TNM क्लासिफिकेशन मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी। टी से मतलब क्या, उसकी एक्सटेंट कितनी है, ठीक है ना। ये आगे हम इसी चैप्टर में आगे दोबारा देख लेते हैं। T1, T2, T3 होता है क्या, ठीक है। टी से क्या एक्सटेंट, एन से क्या है कि लोकल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हुए हैं कि नहीं, और एम से क्या है कि डिस्टेंट मेटास्टेसिस हुआ है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद इसको हिस्टोपैथोलॉजी में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है मोस्टली, ठीक है ना। और जो होते हैं वेरी मोस्टली ये जो होता है ना कोर्डल लेयर्स होते हैं वो वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, जबकि जो सुपर ग्लोटिक वंस होते हैं ना वो एनाप्लास्टिक होते हैं और लेस डिफरेंशिएटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगी सुप्राग्लोटिक कैंसर, ठीक है ना। अब ये कौन सा हो सकता है? या सुप्राग्लोटिक हो सकता है, या ग्लोटिक हो सकता है, सब ग्लोटिक हो सकता है। सुप्राग्लोटिक क्या होगा जी? ग्लोटिस से ऊपर वाले सारे हिस्से को इफेक्ट करता है, सुप्राग्लोटिक कैंसर होगा। स्प्रेड कहाँ पे कर सकता है? ऊपर वाले रीजन में स्प्रेड करेगा, किसमें कर सकता है? वेनिकेला में कर सकता है, बेस ऑफ टंग में कर सकता है, पेरिफोर्मस फोसा के अंदर कर सकता है, ठीक है ना। उसके बाद सिम्टम्स क्या होते हैं जी इसके? मोस्टली ये साइलेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ज़्यादा लेट हो गया तो फिर हॉर्सनेस आ सकती है, थ्रोट पेन आ सकती है, डिस्फेगिया आ सकता है, रेफर्ड पेन इन द ईयर और मैसिव लिम्फोइड नोड्स इन द नेक हो सकते हैं। अब आ जाता है ग्लोटिस कैंसर, ठीक है। ज़्यादा कॉमन इनमें से कौन सा कैंसर है? वो ग्लोटिस कैंसर है, लेकिन ग्लोटिस कैंसर ग्लोटिक रीजन के अंदर होगा। अब ग्लोटिस कैंसर का सबसे ये है कि अर्ली डायग्नोसिस होता है, इसलिए इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। अर्ली डायग्नोसिस होने की वजह क्या है? क्योंकि वोकल नोड्स भी होगा तो आवाज़ साथ ही चेंज हो जानी है अर्ली स्टेज में, और फौरी बंदे को खटक जाना है और डायग्नोसिस हो जाना उसका, इसीलिए इसका प्रोग्नोसिस भी अच्छा है। रील स्प्रेड लोकली कहाँ तक कर सकता है? एंटीरियर कमीशर तक जा सकता है, पोस्टीरियर कोड तक, ऑपोजिट कोड में चला जाएगा, पोस्टीरियरली द वोकल प्रोसेस चला जाएगा या डिप्नोइड रीजन तक चला जाता है, लेकिन ज़्यादा दूर तक स्प्रेड करता नहीं है लिम्फेटिक्स तक, क्योंकि उससे पहले ये डायग्नोस हो जाता है। सिम्टम्स क्या आएंगे? हॉरेसनेस ऑफ वॉइस होती है और अर्ली डिटेक्ट हो जाता है, बस इसलिए लेट कम्प्लिकेशन ज़्यादा इसकी लिखी नहीं हुई, वरना लेट कम्प्लिकेशन में इसके एडिमा आ सकता है, कोर फिक्सेशन, स्ट्राइडल रेंजर ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है। सब ग्लोटिक कैंसर यानी उससे नीचे ये वैसे ही बहुत रेयर होता है, ठीक है ना, और ये लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड तक जा सकता है, ठीक है। इसमें स्प्रेड होता है, स्प्रेड अराउंड द इंटीरियर वाल टू ऑपोजिट साइड कर सकता है, ट्रेकिया की तरफ कर सकता है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स जो होते हैं ना वो सवेर होते हैं, क्योंकि ये नीचे वाले हिस्से में एक तो ये जब तक डिटेक्ट होता है तब तक ये स्प्रेड कर चुका होता है। इसमें स्ट्राइडल रेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, बट दिस इज़ ऑफन लेट, ये लेट होती है, एंड बाय दिस टाइम डिजीज़ है ऑलरेडी सफिशेंट टू इनक्रोच द एयरवे, ठीक है। यानी जब तक ये वाली कॉम्प्लिकेशन आती है तब तक ये वैसे ही वबा ज़्यादा हो चुका होता है, ठीक है ना। और उसके बाद आ जाए जी डायग्नोसिस, ये पूछ लेते हैं भाई इसका, ठीक है ना, कि आपने डायग्नोसिस कैसे बनाना है। डायग्नोसिस वही हमारा, पहले हम जी हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद हम एग्जामिनेशन करवाएंगे, उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। हिस्ट्री ले ली पहले आपने, ठीक है ना। हिस्ट्री में जी हॉरेसनेस
ऑफ 3 वीक्स मस्ट, अगर 3 वीक से उसको हॉर्सनेस आ रही है ना आवाज़ की, तो फिर आपने लाजमी कैंसर को पहले एक्सक्लूड करना है, ठीक है ना। तो दूसरे नंबर पे आप एग्जामिनेशन में क्या कर सकते हैं, इंडायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी कर लें, ठीक है ना। उसको आप में अपीयरेंस ऑफ लाइन आपको मिल जाएगी, किस तरह की अल्सर है नहीं है, ग्रैनुलोमेटस है नहीं है, वोकल कॉर्ड की मोबिलिटी कितनी है, एक्सटेंट कितनी है। उसके बाद आप फ्लेक्सिकल फाइबर ऑप्टिक कर लें या रिजिडिव लेरेंजियोस्कोपी कर लें, ठीक है। उसके बाद आप एग्जामिनेशन ऑफ नेक लाजमी करनी है कि मेटास्टाइज लिम्फ नोड तक हुआ है कि नहीं, ठीक है ना। एग्जामिनेशन होगी, अब हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएंगे। उसमें एक्सरे चेस्ट करवा लें कि ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, सॉफ्ट टिश्यू लेटर नेक करवा दें, उसके बाद सीटी स्कैन करवा लें और एमआरआई करवा लें। सीटी स्कैन में आपने देखना कि बोन इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, और एमआरआई में हम देख लेंगे कोई सॉफ्ट टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। उसके बाद जी रेडियोग्राफी है, डायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी है, ठीक है ना। ये करनी है कि जो हमें डायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी में नज़र नहीं आए, जो हिडन एरियाज हैं। अच्छा, ये एमसीक्यू आ जाता है कि हिडन एरियाज ऑफ लेरिंक्स कौन से हैं। इंफ्राहायोइड एपिग्लोटिस, एंटीरियर कमिशर, सब ग्लोटिस और वेंट्रिकल्स, ये 4 हैं जो हिडन एरियाज ऑफ लेरिंक्स हैं, ठीक है। उसके बाद माइक्रो एंजियोस्कोपी करवाई जा सकती है और सुप्रावाइटल स्टेनिंग एंड बायोप्सी करवाई जाती है। अब इसमें ये देखना है ना, कार्सिनोमा इन साइटो जो होता है ना, वो स्टेन ले जाएगा। सुपरफिशियल कार्सिनोमा भी डाई लेंगे, लेकिन जो लिकोप्लेकिया है और इस तरह की कोई चीज़ होगी ना, वो स्टेन नहीं लेती, ठीक है। लिकोप्लेटिक पाया अगर पैच बना हुआ है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे जी, रेडियोथेरेपी की जा सकती है, सर्जरी की जा सकती है, या दोनों, ठीक है। सर्जरी में कौन से, कंजर्वेटिव सर्जरी है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि लेनेस का कुछ पोर्शन कट करें बाकी बचा लें, या टोटल रेंजियोक्टोमी की जा सकती है। उसके बाद कंबाइंड थेरेपी है जिसमें हम पहले रेडियोथेरेपी करते हैं, साथ को रिग्रेस कर देते हैं, बाद में सर्जरी की जा सकती है। एंडोस्कोपी रिजेक्शन की जा सकती है, CO2 लेज़र के साथ, या ऑर्गन प्रिजर्वेशन की जाती है। 5 अप्रोच है, ठीक है ना। रेडियोथेरेपी मोस्टली अर्ली रेंजेस में की जाती है, ठीक है ना, और जिसमें कि विच नाइदर इम्पेयर कोड मोबिलिटी नोर कार्टिलेज और सर्वाइकल नोड्स, ठीक है। उसके बाद है सर्जरी। सर्जरी में 2, एक कंजर्वेटिव है जिसमें आप पार्शल लेरेंजेक्टोमी करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर इससे नहीं हो रहा गुजारा, फिर एंड पे आपको फिर टोटल लेरेंजेक्टोमी करनी ही पड़ती है, ठीक है। उसके बाद एंडोस्कोपी या CO2 लेज़र को करके कर सकते हैं और प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ग्लोटिक कार्सिनोमा, अगर ग्लोटिस के लेवल पे हो रहा है, ठीक है ना। इसको हम ट्रीट क्या करते हैं, ट्रांसडर्मल एंडोस्कोपिक CO2 लेज़र के साथ करते हैं, ठीक है ना, या फिर हम रेडियोथेरेपी देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है जी इन्वेसिव कार्सिनोमा, ठीक है ना। एक था जो पहले जो था कि कार्सिनोमा इन साइटू है, ठीक है ना, यानी जगह पे उसको हम CO2 लेज़र से ट्रीट करते हैं और रेडियोथेरेपी से करते हैं। अगर है इन्वेसिव फिर हमें सर्जरी करनी पड़नी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक TNM क्लासिफिकेशन है, इससे सवाल आ जाता है कि वो बता देता है कि ये ग्रेडिंग है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। आसान सी है, सिंपल रूल याद रखना आपने। T1 कब होगी और T2 कब होगा और T3 कब होगा कार्सिनोमा, ठीक है ना, ये देखना है। सबसे पहले T1 कार्सिनोमा है, सिंपल है, उस साथ में कोई एसोसिएटेड किसी स्ट्रक्चर तक फैला नहीं हुआ, आपने रेडियोथेरेपी देनी है। अगर रेडियोथेरेपी नहीं अवेलेबल फिर आपने एंडोस्कोपिक CO2 लेज़र देनी है। अगर T1 कार्सिनोमा है विद एंटीरियर कमिशर इन्वॉल्वमेंट, T1 है और एंटीरियर कमिशर को इन्वॉल्व किया हुआ है, तब भी आपने रेडियोथेरेपी ही देनी है, लेकिन साथ में आपने पार्शल लेरेंजेक्टोमी भी करनी है। अगर रेडियोथेरेपी नहीं अवेलेबल तब भी, और अगर रेडियोथेरेपी से फ़र्क नहीं पड़ा फिर भी आपने पार्शल लेरेंजेक्टोमी करनी है। T1 पहले रेडियोथेरेपी, T2 में भी T1 विद एंटीरियर कमिशर रेडियोथेरेपी नहीं तो साथ में एंटीरियर और पार्शल लेरेंजेक्टोमी। T1 विद एक्सटेंशन टू रेटिनॉइड, इसमें आपने सर्जरी ही करनी है, ठीक है। ये होगी हमारी T1 की 3, पहले में रेडियोथेरेपी, दूसरे में रेडियोथेरेपी प्लस पार्शल लेरेंजेक्टोमी, और तीसरे में सर्जरी ही, लेरेंजेक्टोमी ही, पार्शल लेरेंजेक्टोमी, ठीक है। उसके बाद आ जाए T2, ठीक है, N0 यानी T2 है लेकिन सिर्फ ग्लोटिक रीजन में ही है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं इंटीरियर कमिशर या वोकल कॉर्ड्स की, ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें नो वोकल इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है ना। अब इसमें हम 2 फैक्टर देखेंगे ट्रीटमेंट के लिए, एक ये है कि वोकल की मोबिलिटी इम्पेयर हुई है कि नहीं, ठीक है, और दूसरी कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटीरियर कमिशर रेटिनॉइड है कि नहीं। अगर वोकल मोबाइल है और इंटीरियर कमिशर इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ T2 है, हम रेडियोथेरेपी ही देंगे, ठीक है। और अगर T2 है, ठीक है,
साथ में इंटीरियर कमीशन इन्वॉल्व हो गया है या कोड मोबिलिटी है, फिर हमने उसकी कंजर्वेटिव सर्जरी कर देनी है, हेमिलेरेंजेक्टोमी। अगर उससे नहीं फ़र्क पड़ रहा तो फिर हम एंड पे उसकी टोटल रेंजेक्टोमी ही करेंगे। T2 विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट रेडियोथेरेपी, अगर इंटीरियर कमीशन या फिर वो रिटर्न इन्वॉल्व हो गया सर्जरी, ठीक है। अब आ जाए जी N0 इन T2 कार्सिनोमा, ठीक है। अच्छा, T2 में एक और चीज़ याद रखना, T2 में जो मर्ज़ी हो, ठीक है ना, T2 कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है रेडियोथेरेपी, T2 कोई भी इन्वॉल्वमेंट है सर्जरी, लेकिन साथ में रेडियोथेरेपी लाजमी देनी है, क्योंकि T2 के अंदर नोडल इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो नोडल रेडियोथेरेपी आपने T2 के हर केस के अंदर देनी है, ठीक है ना। तो ये आ गई, आपको कोई भी वो स्टेज दे सकता है, आपने उससे असेस कर लेनी है और आपने उसका ट्रीटमेंट बता दिया। अब आ जाती है T3 T4। T3 T4 में जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो भी टोटल रेंजेक्टोमी ही है, क्योंकि इसके अंदर आपके नोडल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो T3 और T4 के अंदर टोटल रेंजेक्टोमी ही करनी है आपने, ठीक है ना। अब आ जाए जी T1 लाइन रिस्पॉन्ड वेल टू रेडिएशन, T2 ट्रीटेड विद सबग्लोटिक रेंजेक्टोमी, T3 एंड T4 बाय टोटल रेंजेक्टोमी, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आ जाए रेंजल रिहेबिलिटेशन आफ्टर रेंजेक्टोमी, वोकल रिहेबिलिटेशन आफ्टर टोटल रेंजेक्टोमी। अब टोटल रेंजेक्टोमी हो गई है, बंदे की आवाज़ चली गई है, तो वो बंदा वैसे ही मेंटली बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके लिए अब हमने रिहेबिलिटेशन रखने थे। रिहेबिलिटेशन में एक हम उन्हें प्रैक्टिस करवाते हैं एसोफेजियल स्पीच की। इसमें अंदर हम क्या कहते हैं कि हवा भर के ना एसोफेगस के अंदर, और उसको आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करना, और इससे इतनी वाइब्रेशन हो जाती है कि वो कुछ 6 से 10 लफ्ज़ एक बार में बोल सकता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं एसोफेजियल स्पीच। इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं हम कुछ लोगों। उसके बाद होता है आर्टिफिशियल लेरिंक्स, ठीक है। ये होता है एक इलेक्ट्रोलेरिंक्स होता है, ठीक है ना। एक तो ये है कि ये बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होती है, ये आप लोग देख लें सामने एक वाइट से कलर की है। इसको ऐसे नेक के साथ टच करते हैं और ये ना वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करवाती है, और इतनी वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवा देती है कि जिससे वो बंदा ना कुछ देर तक लो पिच वॉइस बोल देता है, लेकिन इतनी इफेक्टिव ये भी नहीं है, ठीक है। दूसरी है ट्रांस ओरल न्यूमोनेटिक डिवाइस। ये डिवाइस होती है, ये भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस कराती है, लेकिन इसको ट्रांस ओरल मुंह के अंदर ओरल कैविटी के अंदर फिक्स किया जाता है, प्लास्टिक ट्यूब इन द बैक ऑफ ओरल कैविटी, ठीक है। ये भी क्या करती है कि थोड़ी वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवा देती है, जिससे क्या होता है कि इसके अंदर एक वाइब्रेटर डायफ्राम लगा होता है, उसके ज़रिए कुछ वाइब्रेशन प्रोड्यूस कराती है और कुछ आवाज़ कुछ हद तक प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है एक ओसोफेजियल स्पीच आ गई, फिर आर्टिफिशियल लेरिंक्स आ गया। तीसरे नंबर पे आता है ट्रेकियोसोफेजियल स्पीच। इसमें हम क्या करते हैं कि ट्रेकिया का ना पीछे फिस्टुला बना देते हैं, किसके साथ, इसोफेगस के साथ। जब ट्रेकिया की एयर ज़ोर से उसके अंदर से गुजरती है ना, उससे भी इतनी वाइब्रेशन बन जाती है कि कुछ थोड़ी बहुत स्पीच प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि उससे फूड पार्टिकल एक्सपायर होने का मसला होता है यहाँ पे। लेकिन अब एक नई जो इसमें आई है कि इसके अंदर वेल्व बिल्ड कर दिया जाता है कि सिर्फ वन वे डायरेक्शन अलाउ करता है और प्रॉब्लम ऑफ एस्पायरेशन को डिलीट करता है, लेकिन ये तीनों मेथड में से कोई भी इतना इफेक्टिव मेथड नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिसऑर्डर ऑफ स्पीच। इस चैप्टर के अंदर से भी कुछ नहीं करना, ना कुछ आया हुआ है, लेकिन इसके अंदर से अगर आपने पढ़ना है तो ये हॉर्सनेस पढ़ी जा सकती है, ठीक है ना। तो हॉर्सनेस मैं पहले बता सकता हूँ, जब भी आपका जो एयर पैसेज वे अगर वो नैरो हो जाए, ठीक है ना, उस हॉर्सनेस क्या होता है, हॉर्सनेस होता है कि चेंज इन वॉइस होता है। तो इसके अंदर अब मैंने क्या कहा कि जी जिस तरह स्ट्राइडर में था ना, इसके अंदर भी वही होगा, कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है, लेरेंजाइटिस हो गया, डिफ्थीरिया हो गया, कोई क्रोनिक लेरेंजाइटिस हो गया, बॉक्स के अंदर इसके कॉजेज लिखे हुए हैं, ठीक है। कोई नियोप्लाज्म हो गया, कोई मेलिग्नेंट ग्रोथ हो गया, कोई ट्रॉमा है, पैरालिसिस है, ठीक है ना। इन सब की वजह से ये हुआ है कि उसमें होगा क्या, डिफाइंड एज रफनेस ऑफ वॉइस रिजल्टिंग फ्रॉम वेरिएशन ऑफ पीरियोडिसिटी और इंटेंसिटी ऑफ कंसेक्टिव साउंड वेव्स, ठीक है ना, इसमें होता है जी, ठीक है। उसके बाद इंटरफेयर विद अबव फंक्शन कॉजेज, इसमें क्या होगा, बी एबल टू अप्रोक्सीमेट फॉर प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल वॉइस वोकल कॉर्ड शुड। ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है ना, वोकल कॉर्ड को नॉर्मल वॉइस प्रोड्यूस करने के लिए। कौन सी हैं जी, एक तो वो अप्रोक्सीमेट प्रॉपरली हो एक दूसरे के साथ, दूसरा क्या है, प्रॉपर साइज और स्टिफनेस होनी चाहिए, और तीसरा क्या है, हैव एन एबिलिटी टू वाइब्रेट रेगुलरली, ठीक है। इन तीनों में से कोई चीज़ भी इफेक्ट हो गई है ना आपकी, उसकी वजह से आपका क्या होगा जी, ये हॉर्सनेस आ जाएगी, ठीक है ना। उसके काजेज मैंने बता दिए। उसके वैल्यूएशन करनी है, वैल्यूएशन वैसे ही वही करनी है, हिस्ट्री कर लें, डायरेक्ट रेंजियोस्कोपी कर लें, एग्जामिनेशन कर लें, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करवा लें, डायरेक्ट रेंजियोस्कोपी या ब्रोंकोस्कोपी कर लें, ठीक है ना। इस चैप्टर में से और करने वाली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। बाकी ट्रैकियोस्टोमी जो है वो आपको टेक्निक्स के साथ करवा दी जाएगी, ठीक है। और ट्रैकियोस्टोमी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, ठीक है। इसका एक सवाल आमतौर पे ट्रैकियोस्टोमी से आ जाता है, ठीक है।
ट्रैकियोस्टमी या लेरिंक्स कैंसर, एक सवाल इन दोनों में से लाजमी आएगा, ठीक है। ये दो, अगर आपने इस टॉपिक छोड़ के भी जाना हो तो ये 2 टॉपिक लाजमी करके जाएँ, ठीक है ना। और उसके बाद ये आखिरी चैप्टर फॉरेन बॉडी, इसके अंदर से भी कुछ आया कोई नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर देखना है तो आपको बस ये देख लें कि फॉरेन बॉडी, कोई भी फॉरेन बॉडी जो लॉज हो जाए या ब्लॉक कर दे, ठीक है। इसमें 2 टाइप्स होती हैं, इरिटेटिंग हो सकती है, नॉन इरिटेटिंग हो सकती है। नॉन इरिटेटिंग टाइप में प्लास्टिक, ग्लास, मेटेलिक हो सकती है। इरिटेटिंग में कोई पीनट्स, बीन, सीड्स, ठीक है, कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है, ठीक है। उसके बाद लेनेक्स में जाके ब्लॉक कर सकती है, ट्रेकिया में कर सकती है, ब्रोंकाई में कर सकती है, ठीक है ना। उसके बाद डायग्नोसिस हमने क्या करना है, इसका सबसे बड़ा है कि रेडियोलॉजी से हो जाता है। रेडियोलॉजी में आपको अगर रेडियो पे नज़र आ जाएगी, वरना प्लेन एक्सरे चेस्ट करवाया जा सकता है, ठीक है ना। एक्सरे ऑफ लेटरल पोजीशन करवाया जा सकता है। उसके बाद फ्लोरोस्कोपी या वीडियो फ्लोरोस्कोपी की जाती है, सीटी चेस्ट देख लें आप, ठीक है। मैनेजमेंट में इसमें क्या होता है, एक तो हेमलिक मैन्यूवर होता है, ठीक है ना। वो आपको वैसे भी इस फर्स्ट एड के अंदर भी करवाया जाता है। ये आपने वो देखें तस्वीर के अंदर भी, जिसके अंदर आप हाथ के ऐसे बना के दोनों हाथों के मुट्ठी सी उसको यहाँ डायाफ्राम के नीचे रखते हैं और पीछे वाली साइड से जाकर उसको पुश करते हैं, यानी इतना प्रेशर बनाते हैं आपके जो आपकी वो अगर कोई लॉज हुई है ना वो बाहर निकल आएगी, ठीक है ना, उस प्रेशर की वजह से। दूसरा इसके अंदर क्या कर सकते हैं आप, ट्रेकिया ब्रोंकियल फॉरेन बॉडीज अगर चली गई हैं, ट्रेकिया ब्रोंकिया तक चली गई है ना, तो उसके अंदर आपने क्या करना है, कैन बी रिमूव्ड बाय या ब्रोंकोस्कोपी विद फुल प्रेशर अंडर जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया दे के अपने ब्रोंकोस्कोपी के जरिए फिर आपने वो निकालनी है, ठीक है ना। फिर आगे नीचे सारे मेथड लिखे हुए हैं। तो इस तरह जी हमारा ट्रेकिया और लेरिंक्स का पोर्शन इंक्लूड होता है। अस्सलाम वालेकुम।